ओके। आज अपना है एथिक्स का। ठीक है, तो लास्ट टाइम अपन ने थोड़े बहुत बेसिक कंसेप्ट देखे थे। आज अपन थोड़े से थिंकर्स के बारे में पढ़ लेते हैं, और थिंकर से ही अपने को आइडिया लग जाएगा कि एथिक्स में अप्रोच कैसे करना है, जो एथिकल डिसीजन मेकिंग वगैरह होती है। फिर अपन थोड़ा बहुत ये देखेंगे कि उसको कैसे एडमिनिस्ट्रेशन से लिंक करके लिखा जा सकता है, या फिर अपनी सोसाइटी मतलब नॉर्मल लाइफ से लिख के आंसर के उसमें कितना उसको यूजफुल तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, और लास्ट में अपन डिस्कस करेंगे कुछ एक कॉपियां अभी आ रही है आरटीआई के थ्रू, तो अगर जैसे जिन्होंने पिछली बार एग्जाम दिया था, तो मैं भी कुछ एक कॉपीज देख रहा था कि भाई कैसी हैं। मैंने भी अपनी कॉपीज आरटीआई के लिए अप्लाई कर दी है, जैसे भी आएगी आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे, है ना। तो उसमें बेसिकली अभी क्या मोटा मोटा दिख में आ रहा है कि भाई क्या चीज प्रायोरिटी पे रखता है आरपीएससी एज ए इवेल्युएटर। उसको माइंड को जांचने की कोशिश करेंगे कि भाई वो मतलब क्या एक पैरामीटर्स रखता है वाइल इवेल्युएटिंग द आंसर शीट। ठीक है, तो इन चीजों पे अपन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और कल अपन साइंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो 7-8 दिन का था। तो आज अपन थोड़ा सा एथिक्स ओरिएंटेड रखेंगे। कल भी एक जूम सेशन रखेंगे जिसमें अपन साइंस के टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। क्लियर है सबको? क्लियर है? यस सर। आवाज आ रही है मेरी? ओके 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 ओके। सो स्टार्ट करते हैं एथिक्स में। अपन सबसे पहले बात करते हैं सोक्रेट की। सोक्रेट की कोई कोटेशन वगैरह आपको पता है? सोक्रेट वगैरह मतलब इनको क्यों पढ़ते हैं, इनको क्यों पढ़ना चाहिए, एंड व्हाट इज द रोल एथिक्स में, क्या रोल है इनका? हम्म, क्या रोल है इनका? मैंने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था। एनीवन? हम्म, सर ये कहता है कि सद्गुण एक है और वह ज्ञान। अच्छा, ज्ञान। क्या बताया आपने? सर देखो। ये हम्म, सुकरात कहते हैं कि सद्गुण एक है और वह। ठीक है, आपकी थोड़ी आवाज क्लियर नहीं है। बेसिकली सोक्रेट क्या कहता है? सोक्रेट बात करता है वर्च्यू एथिक्स की। वर्च्यू एथिक्स क्या कहती है, मैंने पिछली क्लास में भी डिस्कस करा था। एथिक्स का क्या रोल होता है, मतलब एथिक्स क्या पढ़ने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्या उद्देश्य है? हम्म, व्हाट इज द राइट थिंग? सर एथिक्स हम्म, एथिक्स पढ़ने का हमारा उद्देश्य ये होता है कि जो व्यक्ति होता है उसका समाज में रहते हुए चरित्र आचरण उसको नियमित करना, हम्म, उसका मूल्यांकन करना और उसको नियमित करना। बेसिकली अपन को जो भी अपन कार्य करते हैं उसको नैतिकता के तराजू पे तोलना, मतलब मोरल जस्टिफिकेशन होना चाहिए अपने कर्मों का। इट इज द मोरल जस्टिफिकेशन ऑफ अवर मॉरल जजमेंट, मतलब रेशनल जस्टिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, एक तो रेशनल जस्टिफिकेशन होना चाहिए ऑफ अवर मोरल जजमेंट। मतलब मोरली सही क्या है और मोरली गलत क्या है, इसका आकलन अपन करते हैं मोटा मोटा। ठीक है, अपन ज्यादा डीप में नहीं जाते। सही क्या है और गलत क्या है, अब इसको बताने के लिए अलग अलग थ्योरीज आती है। ठीक है, उद्देश्य तो ये हो गया कि क्या मोरली सही है और क्या मोरली गलत है। तो वर्च्यू एथिक्स क्या कहता है? वर्च्यू एथिक्स क्या कहता है? वर्च्यू एथिक्स कहता है जो इंसान सही वर्च्यू वाला होगा,
जिसमें वर्च्यू बहुत ज्यादा, मतलब वर्चुअस आदमी जो होगा, सद्गुणों से जो भरा हुआ आदमी होगा, वो जो भी एक्शन करेगा वो कैसा होगा? एथिकल ह्यूमन एक्शन। ठीक है, ठीक है, एथिकल, सॉरी, एथिकल एक्शन। ठीक है। तो मॉरली सही सही अपन को करना है। अब मॉरली सही करने के लिए क्या प्रक्रिया होनी चाहिए? हमें कैसा इंसान बनना है? सद्गुणों वाला, यानी कि वर्चुअस पर्सन बनना है। ठीक है। तो वर्च्यू एथिक्स क्या कहता है? जो आदमी वर्चुअस होगा वो सही एक्शन करेगा। क्लियर है? वर्च्यू एथिक्स क्या कहती है? क्या कहती है वर्च्यू एथिक्स? वर्च्यू एथिक्स कहती है कि जो व्यक्ति सद्गुणी होगा, हम्म। और जो व्यक्ति सद्गुणी होगा उसके अंदर जो नैतिक मूल्य हैं वो अपने आप में हम्म। अंतर्निहित होते हैं। जैसे सुकरात ने कहा था कि ज्ञान ही सद्गुण है। इसका तात्पर्य ये है कि जो व्यक्ति ज्ञानी होगा वह अवश्य ही विवेकी भी होगा, साहसी भी होगा, संयमी भी होगा, और साहसी भी होगा, और न्याय उसके अंदर विद्यमान रहेगा। उसकी जो आचरण और व्यवहार में ये सब जो तत्व हैं वो विद्यमान रहेंगे। बिल्कुल। तो मॉरली जो सही जो इंसान होगा, जो मॉरली सही कैंडिडेट होगा, जो भी सही होता है, जो अपना मॉरली राइट पर्सन, वही होता है जो वर्चुअस से भरा होता है, जिसमें वर्चुअस जिन्होंने बताया, विजडम, करेज, टेम्परेंस। ठीक है। और वो हमेशा न्याय की तरफ अग्रसर होगा, न्याय की ओर अग्रसर भी होगा, और उसके जो भी उसके द्वारा किए गए कृत्य होंगे वो एथिकल होंगे। तो किसी भी समाज को अगर हमें वर्चुअस बनाना है, किसी भी समाज में एथिकल कंडक्ट को बढ़ावा देना है, या फिर हमें उस दिशा की ओर बढ़ना है जहां पे हमारे द्वारा किए गए कृत्य एथिकल हों, उसके लिए वर्च्यू एथिक्स कहता है कि वर्चुअस इंसानों को डेवलप करो। तो अगर समाज क्या होता है, इट्स एन इंडिविजुअल, मतलब समाज बनता है इंडिविजुअल से। ठीक है। तो समाज में अगर सारे लोग वर्चुअस होंगे तो वर्चुअस होने से सोसाइटी भी वर्चुअस डेवलप हो जाएगी, और इवेंचुअली जो समाज के द्वारा जो इंडिविजुअल द्वारा जो भी एक्शन किया जाएगा वो वर्चुअस होगा। ठीक है। तो मोरालिटी किस बात पे डिपेंड कर रही है? मोरालिटी इस बात पे डिपेंड करती है कि जो भी समाज में पर्सनालिटी डेवलप हो रही है, जिस भी बच्चे का जन्म हो रहा है, समाज में इस तरह का पृष्ठभूमि तैयार करो कि हमें किस तरह के मतलब वर्च्यूज को डेवलप करना है। वर्च्यूज कैसे डेवलप करेंगे? आपको हैबिट में इनकलकेट करना पड़ेगा। हैबिट में आप इनकलकेट करो और वर्च्यू को डेवलप करते हुए जाओ। ठीक है। तो वर्च्यू एथिक्स बेसिकली ये कहता है, मोटा मोटा अगर हम समराइज करें तो ये कह रहा है। अब इसके जो प्रोपोनेंट्स हैं, प्रोपोनेंट सबसे पहले आते हैं सोक्रेट। अब सुकरात क्या कहता है? सुकरात सबसे पहले कहता है कि ये कहता है कि नॉलेज इज द हाईएस्ट वर्च्यू, यानी ज्ञान सद्गुण है, सबसे बड़ा जो सद्गुण है वो ज्ञान। ठीक है। सच वो और अब खा ले ये तो क्या होना? ऐसे टेको ज्यादा घूमत होने मम्मी। नमकीन का सेब धरे हैं हमारे, फल रखे हैं, कितनी चीजें। अच्छा, आप माइक म्यूट कर, ऑफ कर लीजिए, डिस्टरबेंस हो रहा है। एक सेकेंड। सोक्रेट ये कह रहा है कि नॉलेज इज द हाईएस्ट वर्च्यू। अब नॉलेज कैसे हाईएस्ट वर्च्यू हो सकती है उसके लिए? सोक्रेट क्यों कहता है ये? सोक्रेट क्या कह रहा है कि उस, मतलब सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि हमें, जिस जमाने में सोक्रेट ने ये बात कही थी, उस समय क्या होता था, अधिकतर लोग कैसे जी रहे थे? एज ए स्लेव, एज ए गुलाम जी रहे थे। एग्जिस्टिंग नॉर्म्स में जो उनको बता दिया जाता था वो उसको मान लेते थे। सोक्रेट ने कहा कि नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जो भी एग्जिस्टिंग आइडियाज हैं, थॉट्स हैं, उनको आपको क्या करना है? क्वेश्चन करना है। उनको क्या करना है? क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया? आपको क्या करना है? उसमें जो प्रिविलेंट आइडिया, यानी रेशनैलिटी को डेवलप करना है।
इतिहास में आप कहीं एक उदाहरण दे सकते हैं जहां पे ऐसा बहुत तेजी से बदलाव आया जिसकी वजह से ये रेशनैलिटी डेवलप हुई और जिसको हम इतिहास में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं? कोई बता सकता है? सर, धर्म सुधार आंदोलन। पुनर्जागरण प्रबोधन। हाँ, पुनर्जागरण, यानी रिनेसा वाला जो टाइम था अपना, वो वाला रिफॉर्मेशन और रिनेसा वाला एक जो टाइम था जिसने यूरोप को बिल्कुल बदल के रख दिया। ठीक है, यूरोप एक सेंटर बन गया एक्सीलेंस का इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और दुनिया दुनिया के रिवोल्यूशंस वहां से आए। तो वो पॉइंट भी कहां से डेवलप हो रहा है? कोई ना कोई उसका आधार भी क्या था? रेशनैलिटी था, यानी कि विवेक को डेवलप करना है आपको। विवेक का मतलब क्या हो गया? आपको क्वेश्चन करना है एग्जिस्टिंग आइडियाज को, एग्जिस्टिंग बिलीफ्स को आपको क्वेश्चंस करने हैं। जब आप क्वेश्चन करते हो तो क्या डेवलप होगी? आपके पास नॉलेज आएगी। और यहाँ पे नॉलेज किताबी ज्ञान की बात नहीं हो रही, किस तरीके की बात हो रही है? प्रैक्टिकल विजडम की बात हो रही है। मतलब आप कोई भी आइडियाज आपको बताया जाए, यू शुड क्वेश्चन दैट पर्टिकुलर थिंग। सिंस यू नीड टू क्वेश्चन दैट पर्टिकुलर थिंग, क्वेश्चन से क्या होता है कि सीक्रेसी खत्म होती है, ट्रांसपेरेंसी का विकास हो रहा है। और आपको क्या लग रहा है कि जब आप क्वेश्चन करते हो तो आपकी जो मोरल सेंसेस है उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ठीक है, आपके सेंसेस को सेटिस्फेक्शन मिलेगा जो आपके एज एन आदमी जन्म लेने के लिए आपको ऑब्जेक्ट मतलब वो करेगा, आपके उद्देश्यों को प्राप्ति करेगा। ठीक है, क्योंकि मैन को डिफरेंट माना गया एनिमल से, उसको स्लेव की तरह नहीं मान सकते आप। मैन को डिफरेंट माना गया है एज एन एनिमल से। ठीक है, तो मैन के पास एक रेशनल माइंड है, रेशनल दिमाग है, उसके एक सेल्फ ऑटोनॉमी है, एक संप्रभुता है उसके पास, वो अपने दिमाग से सोच सकता है। सोक्रेट कहता है उसका उपयोग करो और नॉलेज की तरफ अग्रसर हो। नॉलेज इज द हाईएस्ट वर्च्यू। इसलिए वो कहते हैं एन अनएग्जामिन्ड लाइफ is not worth living। इसका मैंने उसमें भी किया था, आपको शेयर भी करा गया था ग्रुप पे। कोई बता सकता है हिंदी में क्या है ये? परीक्षा के बिना जिंदगी का कोई महत्व नहीं है। सर, बिना परीक्षा वाली जिंदगी का कोई कोई मूल्य नहीं है। एक असंतुष्ट एक संतुष्ट सुअर से अच्छा एक असंतुष्ट मनुष्य होता है। हाँ, अब ये एक बात इसका बताओ। अब ये तो अपन ने क्या ज्ञान पढ़ लिया कि सोक्रेट ने ऐसा कहा है। अब ये तो हो गया, मतलब एक समझने वाली बात हो गई। अब इसको एग्जाम में कैसे यूज करोगे आप? एग्जाम में अपन कैसे यूज कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अपन को बात करनी है कभी भी साइंस की, साइंटिफिक टेम्परामेंट की। साइंटिफिक टेम्पर की बात होती है कि साइंटिफिक टेम्पर अपना कहीं आपने सुना है? कहाँ लिखा गया है? कहीं इसका लिखित में लिखा गया है क्या साइंटिफिक टेम्पर शब्द का इस्तेमाल हो रहा है? बीपीएससी में, फंडामेंटल संविधान में है ना सर? बीपीएससी फंडामेंटल ड्यूटीज में, यस हाँ, सर। संविधान में फंडामेंटल है। ड्यूटीज में बिल्कुल सर। है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज में एज ए सोसाइटी को एक कहा गया साइंटिफिक टेम्पर। अब इसका एक फिलोसफिकल बेसिस ये हो गया कि सोक्रेट क्या कह रहा है कि अनएग्जामिन्ड लाइफ है, आपको हर चीज को एग्जामिन करना है, क्वेश्चन करना है। आपको क्या है कि इसमें कहीं भी इसको आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एज ए सोसाइटी को साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है तो इसको सोक्रेट की बैकिंग देते हुए आप लिख सकते हो। आप समझ रहे हो? अब उसको लिंक कैसे करना है? जैसे साइंटिफिक टेम्पर होगा, साइंटिफिक टेम्पर होने की, टेम्पर को अगर डेवलप करना है तो सोक्रेट की जो लर्निंग्स है उसको इनकलकेट करना पड़ेगा, उसको आत्मसात करना पड़ेगा। इसीलिए साइंस का विकास हो रहा है। साइंस का डेवलपमेंट भी अपन कहीं ना कहीं सुकरात से जोड़ के देख सकते हैं। फिर दूसरा, अपन को क्या है कि जैसे इंटॉलरेंस बढ़ रही है, इंटॉलरेंस क्यों बढ़ रही है? क्या कारण है इंटॉलरेंस बढ़ने का समाज में? नैतिकता की कमी। नहीं, मतलब नैतिकता की कमी तो ठीक है, मतलब और क्या, एक मतलब जो प्रैक्टिकल आंसर क्या सहिष्णुता है की कि कमी है सर, सहिष्णुता की कमी। संवादहीनता। नहीं, वो तो सहिष्णुता की कमी है, पर वो क्यों हो रही है? मतलब ऐसा सर, क्यों हो गया? कल्चरल डिफरेंसेस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे लोग। आपसी विश्वास और Religious- समन्वय में कमी है सर, इसलिए ये संवाद- बढ़ रही है सहिष्णुता।
अशिक्षा। संवादहीनता। नहीं, समन्वय में कमी क्यों है? आप और मेरे बीच में क्या, जैसे अगर डिफरेंसेस होंगे तो क्यों डिफरेंसेस होंगे? डेडलॉक बना हुआ है। हम्म, संवाद। क्यों डिफरेंसेस होंगे मेरे और बीच में? आपके बीच में मतभेद होने का मुख्य कारण क्या होगा? मतलब सर ये है कि हम दोनों के जो दोनों कम्युनिटी है जो भी है हम विचारों को सम्मान नहीं दे रहे, इसलिए भी हो सकता है। सर अशिक्षा। अशिक्षा भी नहीं है। अशिक्षा क्या आपको हायर एजुकेशन में जो सर शिक्षित है उनमें इंटॉलरेंस नहीं दिख रही? थॉट सर प्रोसेस इज स्वयं को डिफरेंट। सर स्वयं को थॉट श्रेष्ठ प्रोसेस मानने थॉट प्रोसेस इज स्वयं डिफरेंट। यस स्वयं को सर। श्रेष्ठ मानने की प्रवृत्ति है। कौन सी? स्वयं को श्रेष्ठ मानने की प्रवृत्ति। हाँ, ये स्वयं को श्रेष्ठ मतलब आपके जो आइडियाज हैं, आपके जो थॉट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक अपन ऐसा कुछ एक थीम ले लें कि जैसे हम क्या, सपोज करो किसी सोसाइटी में ये होती है, जैसे अपने यहाँ पे जैसे अलग तरीके से रूल ऑफ मैरिजेस हैं। मैरिजेस के अलग रूल्स बने हुए हैं। अपने क्या बने हुए हैं? कास्ट तो अपने क्या है? एंडोगैमी। और गोत्र क्या है? एक्सोगैमी। एक्सोगेमी। जनरली नॉर्थ इंडिया में क्या होता है, स्पेशली अपने आसपास की मैं बात करूं, कास्ट में तो क्या होती है? एंडोगैमी, मतलब हम विद इन द कास्ट शादी करते हैं अधिकतर। अब मैक्सिमम अगर हम अरेंज मैरिजेस देखेंगे दैट विल बी कास्ट एंडोगैमी के रूल को फॉलो करती है। ठीक है। गोत्र की एक्सोगैमी मतलब हम गोत्र को मिलाते हैं। और गोत्र में एक्सोगैमी, गोत्र मतलब सेम गोत्र में हम विद इन द सेम गोत्र शादी नहीं करते हैं। ठीक है, दैट इज द रूल। क्या ये रूल पूरे वर्ल्ड ओवर फॉलो किया जाता है? नो। नहीं नो। सर। आंसर इज नो। आप साउथ में जाओगे तो साउथ में कई हिंदू सोसाइटीज में यहाँ पे देखोगे कि जहां पे मामाओं के या जो बुआ होती है उधर भी उनके बच्चों के बीच में शादियां हो जाती हैं। आंध्र प्रदेश, आप साउथ में जाओगे तो शादियां हो जाती हैं। आपको वो हो सकता है कल्चरल शॉक लगे, लेकिन एक तरीका तो ये हुआ कि आप उस आइडिया को एक्सेप्ट कर रहे हो। एक तरीका ये हुआ आप उनको क्या कर रहे हो? डीमीन कर रहे हो। आप कह रहे हो कि तुम्हारी संस्कृति खराब है। जैसे किसी ने स्वदेश मूवी देखी है? स्वदेश मूवी देखी है? नहीं देखी सर। किसी ने भी नहीं देखी स्वदेश मूवी? तो यार बढ़िया मूवी। स्वदेश मूवी में एक इंसिडेंस नहीं होता है देखी कि सर। शाहरुख खान की स्वदेश मूवी, यार ये तो बहुत अच्छी है, तो देखनी चाहिए। अच्छी मूवी है। नहीं देखते सर मूवी मूवी। अरे मतलब ठीक है, चलो फिर तो कैसे एग्जांपल समझा पाऊं। तो बेसिकली क्या होता है, हम अपने आइडियाज को श्रेष्ठ मानते हैं, अपने आइडियाज को अपन वो मानते हैं कि यही बेस्ट है। जो हम कर रहे हैं वही प्रिविलेंट होना चाहिए, और जो हमने मान लिया वही सत्य है। हम दूसरे के सत्य को मानना स्वीकार्य नहीं कर रहे। एंड दैट इज द सर बेसिक सेंस। ठीक है, वो इंटॉलरेंस को बढ़ा रहा है। सर भारत की जो वर्तमान परिस्थिति है वो एक बेस्ट एग्जांपल हो सकता है। हाँ, मतलब आपके समाज में कई सारे एक ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे जहां पे हम क्या कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग आइडियाज को बिना क्वेश्चन किए ऊपर ले जा रहे हैं। जैसे कोई भी जनरेशन होती है उसको क्वेश्चन करना चाहिए। जब तक वो क्वेश्चन नहीं करेगा वो अपने व्यवहार में नैतिकता नहीं ला सकता। कहने का मतलब ये है, सोक्रेट ये कहता था कि नॉलेज लेके आओ। जितनी ज्यादा आप में प्रैक्टिकल विजडम होगी, जितना ज्यादा आप नॉलेज लेके आओगे, प्रैक्टिकल विजडम होगी, उतना ही आपका कंडक्ट कैसा बनेगा? एथिकल, यानी नैतिकता से भरा हुआ, नैतिकता पूर्ण आपका व्यवहार होगा। एथिकल कंडक्ट आपका नैतिकता से पूर्ण होगा अगर आप नॉलेज की तरफ आप एम करते हुए जाते हो। इसलिए उन्होंने कोट किए थे, एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। उन्होंने ऐसा ही एक कहा था कि वंडर इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। तो आप इसको करंट सोसाइटी में साइंटिफिक टेम्पर की कमी के साथ जोड़ते हुए लिख सकते हो। ये मैंने आपको एक उदाहरण दिया है। साइंटिफिक टेम्पर को अगर डेवलप करना है, इसको फिर आप संविधान से भी जोड़ सकते हो। संविधान में भी एज ए सोसाइटी को हमें कहा गया है साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने के लिए। जब हम साइंटिफिक टेम्पर करेंगे तो अपने आप चीजों में जो डिफरेंसेस है हम उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। जब हम उन चीजों की रिस्पेक्ट करेंगे तो हमारी टॉलरेंस लेवल बहुत बढ़ जाएगा, और जो इंटॉलरेंस है वो खत्म हो जाएगा।
तो हमारे में आपसी समन्वय बढ़ेगा। जब समन्वय बढ़ेगा तो सौहार्दपूर्ण वातावरण बढ़ेगा, यानी कि फ्रेटर्निटी बढ़ेगी। फ्रेटर्निटी बढ़ेगी तो ओवरऑल विकास होगा समाज का। तो इन तरीके से चीजों को लिंक करके अपन लिख सकते हैं। वंडर इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। वंडर इज द आश्चर्य बिगिनिंग ऑफ विजडम। आश्चर्य तो आश्चर्य बुद्धिमानी की शुरुआत है। हाँ, आश्चर्य। तो आपका मतलब तात्पर्य हो गया सोक्रेट अपनी की अगर हम बात करें तो इसके दो तीन कोटेशंस अपन रट सकते हैं। किसके लिए? निष्कर्ष में लिखने के लिए। ठीक है, एक तो नंबर 1। नंबर 2, अपने पेपर 4 में ये काम आ सकता है। ठीक है, एस्से राइटिंग में। और कहाँ काम आ सकता है? निबंध में, और अपने को पैराग्राफ में, राइटिंग में, इवन इलोबरेशन में काम आ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि इंटीग्रेटेड स्टडी है, इनको पढ़ने से सबसे ज्यादा फायदा है। दो तीन कोटेशन को रट लो, ज्यादा नहीं, केवल 2 कोटेशन आप रट लोगे, बढ़िया रहेगा। ये है। दूसरी चीज होती है सोक्रेट पढ़ने का। ऐसे पढ़ने से कोई मतलब नहीं है जब तक आपको क्लियर नहीं हो। जहां भी आपको दिखे कि नॉलेज और रेशनैलिटी की बात हो रही है, तो वहां पे सोक्रेट को, वहां पे आपको आंसर में इनकॉर्पोरेट करना है और उसको हाईलाइट करना है। सर, एक मिनट सर प्लीज। हेलो सर, हाँ जैसे हाँ, बताइए। सोक्रात ने कहा था कि मुझे केवल इतना पता है कि मैं अज्ञानी हूँ। ज्ञान के संदर्भ में सुकरात ने कहा था, तो हम इसको भी टॉलरेंस से जोड़ सकते हैं ना कि सर लोग आधे अधूरे ज्ञान या फिर पूरी बातों को ना जानते हुए ही और छिछली छिछली बातों के आधार पे बिल्कुल, प्रीजुडिस्ड हो विरोधाभास गया, करने लग जाते हैं। स्टीरियोटाइप्ड। ठीक है, इसको लिख सकते हैं, पूर्वाग्रह से ग्रसित है हमारा समाज। एक होता है पोस्ट ट्रुथ सोसाइटी, है ना। ये कहते हैं जैसे सोशल मीडिया का जैसे होता है, जो व्हाट्सएप फेक न्यूज होती है, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स होते हैं। ठीक है, ये अज्ञानता के अभाव में ही हो रही है। इनमें हाफ बेक ट्रूथ रहेगा। जैसे हम हिस्ट्री को, इतिहास को क्या है, अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश कर रहा है हर कोई अपने अपने हिसाब से, ताकि वो करंट जो पॉलिटिकल पावर में या करंट जो भी पावर में उसको कहीं ना कहीं उसको उसको समर्थन में अगर रहेगा तो उस हिसाब से वो हिस्ट्री का मतलब वो आयाम को मोड़ देता है। ठीक है, हिस्ट्री का जो डेफिनेट जो टनल है या हिस्ट्री का जो एसेंस है, वो अपने अपने हिसाब से लोग यूज करते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, जो भी सत्ता में है या पॉलिटिकल पावर में है। सिमिलरली समाज में इस तरीके से प्रेजुडिस और स्टेरियोटाइप्स और पूर्वाग्रह बढ़ाए जाते हैं। चूंकि हम फेस वैल्यू पे अगर चीजें लेंगे, फेस वैल्यू पे चीजें लेंगे, तो उनको लगता है कि सोसाइटी में अंधकार है ना। तो वो अपने आप चीजों को क्या है कि प्रोपोगेट करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे लिए किसी कम्युनिटी को लेकर एक पूर्वाग्रह से मैं ग्रसित हूं और उसके खिलाफ कोई ना कोई एक एक विचारधारा व्हाट्सएप पे चल रही है, तो मैं उसका हमेशा समर्थन करता रहूंगा। आप समझ रहे हो? मैं उस बात का, विचारधारा का समर्थन क्यों करूंगा? मैं उसको एम्पलीफाई करूंगा, इको चैम्बर्स में एम्पलीफाई करूंगा। वही ट्विटर हैंडल्स को लाइक करूंगा जो मेरी बात से समर्थन करते हैं। इससे मेरे जो बाइसेस है और तेजी से उनमें वो एग्रेसिव रूप से कंफर्म होते जाएंगे, और मैं दूसरी जो साइड ऑफ नॉलेज है या दूसरी साइड ऑफ इंफॉर्मेशन को दरकिनार करते जा रहा हूं। तो इसलिए लोग क्या हो गए, एक्सट्रीमिज्म में चले गए, मतलब एक्सट्रीमिस्ट हो गए इन टर्म्स ऑफ आइडियाज। अपने घरों में भी देखा होगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे भी बनते गए हैं। इस तरीके से क्या हो गया, लोग अपने अपने अज्ञानता के उसमें चले गए। तो ये हर जगह आप इसको लिख सकते हो। करंट समाज में इसका रिलेवेंस बहुत ज्यादा है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन में अगर अपन को करना हो तो कोई बता सकता है सॉक्रेट को कैसे इस्तेमाल करें? एडमिनिस्ट्रेशन में अपन को करना हो तो जैसे सर सुकरात ने कहा था कि मुझे मेरे अज्ञान का ज्ञान है। यदि कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर हुआ, उसको आचार संहिता का ज्ञान हुआ, उसको कानून का ज्ञान हुआ, तो वो इन चीजों जैसे दहेज प्रथा हेलो, कानून हुआ। एनीवन? सर आवाज प्रशासन नहीं आ में रही क्या? कैसे लिख सकते हैं? सर प्रशासन में इसको इस तरीके से
प्रासंगिक माना जा सकता है कि बताओ। जैसे ज्ञान ही सद्गुण है, तो ज्ञान ही सद्गुण है, मतलब ज्ञान जिस प्रकार सद्गुण को अर्जित किया जा सकता है, उसी जिस प्रकार ज्ञान को अर्जित किया जाता है उसी प्रकार सद्गुण भी अर्जित किए जा सकते हैं। तो एक प्रशासक को हमेशा ज्ञानार्जन के रूप में ही जो नैतिक मूल्य जो है उनको उनकी उन्नति और विकास के लिए अग्रसर रहना चाहिए और नैतिक नियमों का पालन करना चाहिए। इस प्रकार से हम इसको प्रासंगिक मान सकते हैं। सर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं सर, उनको भी कम किया जा सकता है। सर इसमें दो तरीके से भी, एक तो स्वयं के स्तर पे और एक जैसे हेलो। पब्लिक के स्तर पे भी चीजें कर सकते हैं कि लोगों को योजना और स्कीम्स के बारे में जानकारी प्रदान करके हेलो। उनको उनके बारे में, और प्लस स्वयं आचार संहिता है, आचरण संहिता है, डिपार्टमेंटल रूल्स एंड रेगुलेशन, उनके संबंध में जानकारी लेके भी खुद उन नियमों के अवेयर हो सकते हैं। तो दो तरीके से भी कर सकते हैं इसको प्रशासन में। हाँ ठीक है, और कोई ऐड करना चाहेगा इसमें? एडमिनिस्ट्रेशन में कोई? क्या बताया आपने? मैं थोड़ा सर सा इंटर लोगों डिपार्टमेंटल को कॉन्फ्लिक्ट्स। हम्म 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 हेलो। अभी वो कुछ बता रहा था इंटर डिपार्टमेंट का। सॉक्रेट में मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में क्या सोच सकते हैं? आप लोग पार्टिसिपेट करोगे तभी अच्छा लगेगा इसमें, तभी अपना थोड़ा सा डेवलपमेंट होगा कि एथिक्स को कैसे अप्लाई कर सकते हो, और वहां एग्जाम में अपन सोच पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस बिल्कुल सेम नहीं आने वाले। क्वेश्चन सबसे ज्यादा अटपटे एथिक्स में ही आते हैं, बाकी और सब्जेक्ट्स में तो फिर भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं। एथिक्स इज द ओनली सब्जेक्ट जो डायनेमिक है, थोड़ा अपन को डायनेमिक अप्रोच रखनी पड़ेगी। सर कई बार विभागों के मध्य विवाद हो जाते हैं सर, विभागों के हाँ मध्य विवाद हो जाते हैं सर कई बार। हाँ तो बिल्कुल। जैसे राजस्व विभाग है, वो कह रहा है मैं ये जमीन नहीं दूंगा, नहर वाला कह रहा है कि नहीं हमें जमीन चाहिए, हम्म फिर वो सर मामले उलझ जाते हैं सर, वो प्रोजेक्ट्स वगैरह उलझ जाते हैं। तो सर वहाँ समन्वय स्थापित करने के लिए सर। तो वहां सॉक्रेट कैसे रिलेवेंट हुआ? मतलब सॉक्रेट, हाउ सॉक्रेट वहां पे प्रासंगिक होगा? सर वहाँ मतलब जो नॉलेज की कमी है ना सर, वहाँ आप हम्म आपसी तो हम्म हम्म देखो, प्रशासन में क्या है कि जैसे हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ते हैं, पुराने रूल्स एंड रेगुलेशन से चल रहा है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का आपने लोक प्रशासन का इवोल्यूशन देखा होगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आया, फिर न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आया, फिर न्यू पब्लिक मैनेजमेंट आया। आपने उसमें एक चीज देखी होगी, हमेशा क्या है, साइंटिफिकली या वैज्ञानिक जो विचारधारा है उसका विकास हो रहा है। यस। जब वैज्ञानिक विचारधारा का जो विकास हो रहा है एज एन सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जहां पे कहा रहा है यार कि भाई जैसे संपर्क आ गया, 181 पोर्टल आ गया कि ग्रीवेंस आएगी, एक L1 ऑफिसर के पास जाएगी, L2। आप इससे 30 साल पहले चले जाओ, किसी को कोई नहीं पता था ग्रीवेंस के लिए कहाँ जाना है। ठीक है, तो साइंस जब इनकॉर्पोरेट होती है तो आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन आते हैं। जब सॉल्यूशंस आते हैं, अच्छे सॉल्यूशन या बेहतर सॉल्यूशन जब आते हैं, तो अल्टीमेटली वो गवर्नेंस को प्रमोट करेंगे और सोसाइटी एट लार्ज भला होगा सोसाइटी का। ठीक है, तो नॉलेज क्या, और फिर क्या होती है जो टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना। कई बार 99 से आप पहले की बात के जो लोग लगे होंगे कंप्यूटर से, कितने फ्रेंडली लोग थे वो लोग, नहीं थे इतने कंप्यूटर। सडनली कंप्यूटर आता है और वो कई तरह से रिप्लेस कर देता है पूरे पेपर वर्क को, मतलब 80% पेपर वर्क को वो रिप्लेस कर देता है। अगर उस समय के जो लोग होते या फिर वो जो एम्प्लॉयज होते और ऑफिशियल्स होते, वो एक्सेप्ट करना छोड़ देते कि भाई नहीं, हम तो कागज से ही काम करेंगे और काम ऐसे ही होगा, तो क्या टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट किया जा सकता था? नहीं। तो वो साइंटिफिक टेम्पर था, उन्होंने नॉलेज को अपनाया, सीखा, सीख के उन्होंने रेशनैलिटी डेवलप किया, आज उसका उपयोग अच्छे गवर्नेंस के लिए किया जा रहा है। सिमिलरली तो आप दो उदाहरण से इसको देख सकते हैं, कहीं ना कहीं लोक प्रशासन में भी वैज्ञानिक विचारधारा का आना, साइंटिफिक
टेम्परामेंट का आना, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का आना, फिर न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का जो उद्गव है या फिर जो इवोल्यूशन है, उसमें भी कहीं ना कहीं नॉलेज एक असेंशियल रोल प्ले कर रहा है। सिमिलरली टेक्नोलॉजी जो फटीक हो जाता है, टेक्नोलॉजी रूप से हम क्या करते हैं, चेंजेस नहीं लाना चाहते थे, अगर सडन हम चेंजेस लाने के लिए तैयार हो जाए एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, डेफिनेटली दैट इज अ गुड फॉर द गवर्नेंस, और गवर्नेंस एट लार्ज मतलब बेनिफिट्स टू द सोसाइटी। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटर का काम क्या होता है कि नई चीजों को समझते रहना, पर्सनालिटी का विकास करते रहना, नई नॉलेजेस को इनकॉर्पोरेट करते रहना। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल पुलिस है, पुलिस में नई तरह के क्राइम्स आएंगे, जैसे साइबर क्राइम्स। ठीक है, तो नई चीजों को सीखेगा, समझेंगे तो अच्छी तरीके से वो उस चीज को गवर्न कर पाएंगे। नए तरह के एक्ट्स है उनको इम्प्लीमेंट कर पाएगा कोई भी एसडीएम होगा जो ग्राउंड पे होगा। जो भी अमेंडमेंट्स आते हैं, अगर वो मना कर दे, मतलब अपने आप को नॉलेज से दूर करता जाएगा, तो कहीं ना कहीं गवर्नेंस भी उससे, उस पर्टिकुलर एरिया से दूर होती जाएगी। तो नॉलेज इज दी हाईएस्ट वर्च्यू जो हमेशा एक एडमिनिस्ट्रेटर को हमेशा साथ में रखनी चाहिए, टू एंश्योर कि वो एथिकल कंडक्ट थ्रू आउट इस सर्विस देता रहे। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये एक तरीका है, आप इस तरीके से सोच सकते हो कि मतलब उसका रिलेवेंस क्या है एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में। जैसे मैंने बात करी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में जब विकास हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण उसमें आ रहा है। और जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण आ रहा है तो वो किस लिए आ रहा है? बिकॉज ऑफ द नॉलेज। जो एडमिनिस्ट्रेटर बेटर नॉलेज को हाईएस्ट वर्च्यू पर रखेगा, वो बेटर तरीके से चीज को सीख पाएगा और आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन दे पाएगा। क्लियर है? अब दूसरा आते हैं प्लेटो। प्लेटो ने क्या कहा? प्लेटो क्या कहता है? प्लेटो मुख्य सद्गुण के बारे में कहता है। मुख्य सद्गुण 4 बताए थे उसने, उसमें से सबसे सर्वोच्च सद्गुण न्याय को बताया। न्याय में सारे सद्गुण अंतर्निहित होते हैं। और प्लेटो ठीक है, का और न्याय है हस्तक्षेप की नीति, अपना काम ठीक करना, है, दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाना। ठीक है, और ट्रस्टियों का सिद्धांत। प्लेटो किसका स्टूडेंट था? सोक्रेट का स्टूडेंट था। प्लेटो ने क्या कहा? गुड लाइफ इज द लाइफ ऑफ वर्च्यू। ठीक है, ये उसने कहा। जैसे इन्होंने कहा, प्लेटो ने बात करी थी कार्डिनल वर्च्यू की। ये जैसे कि हम बात कर रहे हैं वर्च्यू एथिक्स की बात कर रहे हैं, ये कार्डिनल वर्च्यूज की बात कर रहे हैं। कार्डिनल वर्च्यू का मतलब क्या हो गया? क्या है कार्डिनल वर्च्यू? मुख्य सद्गुण। फार्म पर 9 व्यक्तिगत लिंक फार्म दूसरों के कार्य पेपर साधन रिजल्ट आयोग का सर कार्डिनल वर्च्यू मुख्य सद्गुण क्या है? मुख्य सद्गुण मुख्य क्या है? सद्गुण सर 4 बताए उसने। विवेक संयम, विवेक, साहस, संयम और न्याय को सर्वोच्च सद्गुण रखा। ठीक है, ये तो हो गया विजडम, करेज, टेम्परेंस और जस्टिस। ठीक है, विजडम आपने क्या बताया? विवेक, विजडम विवेक विवेक है। सर, विवेक। हाँ और सर। करेज? साहस, हाँ, साहस, साहस। और ये टेम्परेंस? संयम। संयम। तो संयम। ठीक है, अब बात करते हैं कार्डिनल वर्च्यू की। कार्डिनल वर्च्यू का जो उन्होंने कंसेप्ट दिया, ये सीधा का सीधा क्वेश्चन अपने एग्जाम में पूछा जा सकता है। 16 में शायद हमने जब दिया था, ये आया भी था क्वेश्चन 16 में, 18 में कार्डिनल वर्च्यू करके क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो उसमें बेसिकली एक रटने का कंसेप्ट जो मैंने बनाया था, वर्ल्ड कप तो जीतो। ठीक है, WCTZ, वर्ल्ड कप तो जीतो, मतलब ऐसा है, मैंने एक्रोनिम मतलब निमोनिक्स बना लिया था याद रखने के लिए, कि आप भी अपने हिसाब से बना सकते हैं। विवेक,
सायस और संयम और न्याय। अब प्लेटो क्या करता है, प्लेटो कहता है केवल नॉलेज होना ही काफी नहीं है। क्या कहता है? नॉलेज ही वर्च्यू है और नॉलेज ही एथिकल कंडक्ट अपना आप ले आएगा। मतलब पैसिव फॉर्म में सुक्रेट ये कह रहा था कि अगर आपके पास नॉलेज है तो वो अच्छा काम करेगा, यानी कि वो नैतिक कार्य करेगा। इस बिलीव पे सोक्रेट था, इसलिए उसने नॉलेज गेन करने के लिए एम्फेसिस किया। लेकिन प्लेटो ये कह रहा था कि भाई नॉलेज तो ठीक है, लेकिन उसको अपन को अमल भी लाना है, उसको अमली जामा भी पहनाना है, या फिर उसको अपन को इम्प्लीमेंट भी करना है। तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे भी ज्यादा फोकस था प्लेटो का। मतलब अपने बिहेवियर में भी केवल सोचने से, ज्ञान संवर्धन से कोई काम नहीं होगा, आपको पेपर में लिखना भी होगा बेसिकली, है ना। कि मैं अच्छी अच्छी चीजें एक बार पढ़ते जाऊं पढ़ते जाऊं, पढ़ने से नहीं होगा। आप जब तक राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे आपका मेंस नहीं निकलेगा। इस सिमिलर एनोलॉजी पे आप देख सकते हैं कि सोक्रेट केवल फोकस कर रहा था नॉलेज इज द हाईएस्ट वर्च्यू। हालांकि सोक्रेट की जो चीजें हैं वो लिखित में नहीं है, पर सोक्रेट एक सीमित रूप से हम समझ सकते हैं। उन्होंने केवल एक बात पे फोकस किया, रेशनैलिटी यानी विवेक, और उसको डेवलप करने को। आदमी को क्या उत्सुक होना चाहिए, उत्सुकता पे उसने एक केंद्र बिंदुत किया कि भाई इस पे अपने को बिंदु रखना चाहिए, इस पे फोकस रखना चाहिए, एमपी सेंटर। प्लेटो कहता है नॉलेज के साथ साथ उस नॉलेज को इंप्लीमेंट करना भी आना चाहिए, यानी कि आपने इंप्लीमेंटेशन पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। तो ये तो डिफरेंस हो गया सोक्रेट और प्लेटो में। क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब क्या बात होती है, अब बात करता है यहां पे न्याय की। पहली बार फिलोसफर न्याय की बात कर रहा है, और न्याय बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है अपने अंदर। न्याय सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? कहां न्याय सबसे ज्यादा देखा जाता है? न्याय हमारे प्रस्तावना में सबसे ज्यादा लिखा गया है। न्याय, जस्टिस, सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो न्याय की सारी बातें हो रही है, जो हमारा पूरा समाज का आधारभूत संरचना है, या फिर हमारा संविधान भी है, या फिर हमारी इंस्टीट्यूशंस भी हैं, वो सारी किसकी ओर एम कर रही हैं? क्या उनका उद्देश्य है? उद्देश्य क्या है उनका? न्याय की सामाजिक स्थापना। आर्थिक न्याय की स्थापना। किस है वो? वर्गीकरण अलग हो सकता है, कोई सामाजिक कर रहा है, कोई आर्थिक कर रहा है, या फिर अब उसका अलग अलग तरह के न्याय वो दे रहे हैं। लेकिन न्याय हमारा एक मेन एम रहता है, उद्देश्य हमारा न्याय है। प्लेटो भी ये कह रहा है कि न्याय क्या है, तो प्लेटो ने ये भी समझाया कि न्याय क्या है। प्लेटो कहता है कि एक आदमी क्या है, तीन पार्ट में बना होता है। सेल्फ, आत्म, वो कितने पार्ट में बना होता है? तीन पार्ट में। किस किस पार्ट में बना होता है? एक होता है टेम्परेंस, यानी कि ये होता है पैशन का एलिमेंट, पैशन। ठीक है। एक होता है विल, विल पावर। ठीक है। एक क्या होता है, अपना इंटेलेक्ट वाला एलिमेंट होता है। तीन एलिमेंट में बना होता है। कितने एलिमेंट हो गए? तीन एलिमेंट। एक होता है पैशन एलिमेंट, एक होता है विल एलिमेंट, और इंटेलेक्ट। पैशन क्या होता है? अंदर कुछ मतलब अंदर होता है ना कि मुझे कुछ बनना है, मेरे अंदर पैशन है, मेरे अंदर आग है, उसको तो कहते हैं पैशन। जैसे किसी को मुक्केबाज बनना है, किसी को क्रिकेटर बनना है, किसी को आर्टिस्ट बनना है, किसी को पेंटर बनना है, किसी को मतलब सोल्जर बनना है, तो वो अंदर का एक पैशन है। अब पैशन को मतलब उसको पूरे रियल लाइफ में उतारना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको विल करना पड़ेगा, यानी कि एग्जीक्यूट, विल पावर, मतलब उसको कुछ ऐसे कर्म करने पड़ेंगे। ठीक है। अब इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए एक इंटेलेक्ट वाला एलिमेंट होता है, यानी कि इंटेलेक्ट वाला एलिमेंट क्या होता है? यानी कि ब्रेन, बेसिकली ब्रेन जो होता है रेशनल एलिमेंट। तो ये तो क्या होता है? रेशनल एलिमेंट होता है, और ये दोनों क्या होता है? नॉन रेशनल एलिमेंट। ठीक है। तो आत्म किस तीन तत्वों से बना हुआ है? तीन तत्व क्या है आत्म के? पैशन, दूसरा क्या है? विल, और तीसरा क्या है? इंटेलेक्ट।
अब फॉर एग्जाम्पल आपको क्रिकेटर बनना है या फिर बैट्समैन बनना है, तो बैट्समैन बनने के लिए क्या प्रोसेस होना चाहिए? पैशन क्या कहेगा? अगर किसी बच्चे को, मतलब सपोज करो अपब्रिंगिंग हो रही है और वो डिसाइड कर रहा है एक दिन कि मुझे क्रिकेटर बनना है, क्रिकेटर में भी उसको बैट्समैन बनना है स्पेसिफिक, तो वो बैट्समैन जब बनना चाह रहा है तो उसका पैशन क्या कहेगा? पैशन क्या कहेगा कि किस तरीके से उसको इंप्लीमेंट कर सकता है वो? भाई वो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेगा, राइट, नेट प्रैक्टिस, जितने ज्यादा मैचेस खेलेगा, जितना ज्यादा वो खेलेगा उतना ज्यादा वो अच्छा क्रिकेटर बन पाएगा। राइट या रॉन्ग? यस सर। ठीक है। अब उसको पूरा करने के लिए वो विल पावर दिखाएगा। विल पावर में वो क्या करेगा कि बजे सुबह उठेगा, 4 बजे उठेगा, रात भर प्रैक्टिस कर रहा है, 9 बजे तक जा रहा है। समझ, विल पावर, विल पावर क्या होगी? जैसे और लोग मजे ले रहे हैं, उसकी एज के लोग क्या कर रहे हैं, हो सकता है मूवी देखने जा रहे हैं या फिर कहीं पिकनिक पे जा रहे हैं, वो उस चीज को कट आउट करके अपने गोल की तरफ फोकस होते हैं, विल पावर दिखाएगा। विल पावर मतलब वो क्या, मतलब पूरी जी जान लगा रहा है, सुबह 4 बजे उठ रहा है, में मैचेस खेल रहा है, फिर इधर जा रहा है। सचिन तेंदुलकर का देखा होगा आपने, एक ग्राउंड से दूसरे ग्राउंड उनके कोच ले जाते थे, अचरेकर कोच ले जा रहा है, फिर तीसरा मैच खेल रहा है, सो एंड सो फोर्थ। दैट इज विल पावर। अब समय तो ये कहता है कि आप 24 घंटे में से 20 घंटे खेलो या 22 घंटे खेलो, पर क्या वो प्रैक्टिकल विजडम है? इंटेलेक्ट कहेगा कि नहीं, आपको और चीजों पे भी फोकस करना है। वो इन दोनों चीजों को इस तरीके से कंट्रोल करेगा ताकि आप अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर सको। वो कहेगा कि भाई आपको क्रिकेट भी डेवलप करना है तो आपको पूरा बॉडी पे भी वर्क करना है। आप केवल बैटिंग पे फोकस नहीं कर सकते, आपको मेंटरशिप भी करनी पड़ेगी, आपको दूसरों से भी सीखना पड़ेगा, आपको रूल्स बुक्स भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, आपको थोड़ा प्रॉपर बॉडी को रेस्ट भी देना पड़ेगा। तो दैट इज इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट क्या करेगा? इन दोनों को कैसे क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। इन दोनों एलिमेंट को क्या करेगा? कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको जिम में अच्छी बॉडी बनानी है, बट जिम का मतलब ये नहीं है कि जो अच्छी बॉडी बनाएगा वो 8 घंटे तक जिम करता रहेगा। दैट इज प्रैक्टिकली नॉट फीजिबल, राइट? पैशन है, विल भी है उस बंदे के पास, वो कर भी देगा, पर इंटेलेक्ट उसको कहेगा कि डेली हमें 2 से 3 घंटे से ज्यादा जिम, मतलब आम आदमी के लिए तो नॉट मोर देन 40 मिनट्स, पर अगर आप बॉडी बिल्डिंग भी कर रहे हो तो 1-1.5 घंटा जिम आपके लिए पर्याप्त है बॉडी बिल्डिंग के लिए। क्योंकि बॉडी की डायनेमिक्स होती है, उसकी डिमांड होती है, उसकी नीड है, उसके अनुरूप अपन को कार्य करना पड़ेगा। वहां पे रोल किसका आ गया? रेशनल एलिमेंट का, यानी कि इंटेलेक्ट का। ठीक है। जब ये इंटेलेक्ट एलिमेंट इन चीजों को अपने आप रूप से कंट्रोल करता है, तब अपने आप क्या उसका फल क्या निकलता है? जस्टिस, यानी कि न्याय। किसी भी समाज में इंडिविजुअल अगर इन चीजों को फॉलो करता है, इन तीनों एलिमेंट्स को प्रॉपरली फॉलो करता है, यानी कि पैशन, विल और इंटेलेक्ट, तो उससे क्या होगा? न्याय। ठीक है। अब इन तीनों को उन्होंने वर्च्यू में तब्दील कर दिया। वर्च्यू क्या हो गए? पैशन के लिए क्या वर्च्यू हो गया? साहस, करेज। पैशन के लिए क्या हो गया? पैशन के लिए हो गया उस ये अपना हो गया। विल के लिए तो अपना क्या हो गया इसमें? विल के लिए तो ये हो गया एग्जीक्यूटिव एलिमेंट। इंटेलेक्ट तो अपना हो गया वर्ड कर विजडम, ठीक है। विल क्या हो गया अपना? करेज। और पैशन क्या हो गया? टेम्परेंस। टेम्परेंस, ठीक है। पैशन क्या हो गया? टेम्परेंस। पैशन हो गया टेम्परेंस, विल हो गया आपका करेज, इंटेलेक्ट आपका हो गया विजडम, और इससे क्या होगा? जस्टिस होगा सोसाइटी में। क्लियर है? क्लियर है ये सबको? जस्टिस की जो बात कर रहा है यस प्लेटो, प्लेटो कह रहा है न्याय समाज में तब होगा कि जो सेल्फ है वो रेशनल एलिमेंट किसको कंट्रोल करेगा? नॉन रेशनल एलिमेंट को। नॉन रेशनल एलिमेंट कौन से हो गए आपके? पैशन या के आपके विल। पैशन मतलब टेम्परेट। राहुल द्रविड़ को टेम्परामेंट हाई कहते हैं। क्यों कहते हैं राहुल द्रविड़ को टेम्परामेंट हाई? आपने सुना होगा, राहुल द्रविड़ जो क्रिकेट देखते हैं उनको पता, टेम्परामेंट हाई टेम्परामेंट राहुल द्रविड़ क्यों कहते हैं?
कोई क्रिकेट फैन भी नहीं है यहाँ पे? मूवी फैन तो नहीं है, क्रिकेट फैन भी नहीं है कोई? हम्म। हेलो। अच्छा, ये समझ में आया आप लोगों को, या एक बार और समझाऊं मैं इसको? न्याय क्या है? हम्म। हम्म। सर एक बार वापस समझा दिए लास्ट पॉइंट। हाँ, मैं आपको समझाता हूँ। देखो देखो, तीन एलिमेंट बना है, तीन तत्व हैं अपने, है ना? कौन कौन से? एक तो हो गया पैशन, दूसरा आपका क्या हो गया? विल, और तीसरा आपका क्या हो गया? इंटेलेक्ट। ठीक है? ये क्या होता है? रेशनल, सोचने वाला। ये होता है एग्जीक्यूटिव। अब इसमें उन्होंने क्या कहा? पैशन मतलब हो गया टेम्परेंस, यानी कि संयम, संयम रखना, काबू, मतलब बेकाबू नहीं होना अपने आपके अंदर की जो एनिमल इंस्टिक्ट है उसको बेकाबू नहीं होने देना, क्योंकि आप समाज में रह रहे हो, ठीक है? तो बेकाबू नहीं होना। विल वाले आया करेज। विल का मतलब होता है अपने साहस होना चाहिए, साहस मतलब आपको करेज, विल पावर होनी चाहिए, करेज होना चाहिए। और रेशनल की बात होती है विजडम। अब वो कहता है, प्लेटो कहता है न्याय, न्याय क्या कहता है कि जब ये रेशनल एलिमेंट इन दोनों नॉन रेशनल एलिमेंट को कंट्रोल कर रहा है और इन तीनों का बराबर मिश्रण है, तो न्याय उत्पन्न होता है। मतलब जो आदमी उत्पन्न होता है वो न्याय ही करेगा। जो आदमी इन चीजों से बना हुआ, इन तत्वों से जब वो बना हुआ है, तो वो आदमी न्याय करेगा। और चूंकि समाज इन लोगों से ही बनता है, तो हर समाज में हर एंटिटी अगर न्याय इस तरीके से बनी हुई है, तो समाज भी क्या करेगा? न्याय करेगा। क्लियर है? यस सर। क्लियर है? अब इस समाज की न्याय को उन्होंने उन्होंने यहाँ पे एक मिरर इमेज में एनालॉजी से समझाया। उन्होंने कहा उस समय के जो सोसाइटी में तीन तरह की क्लास होती थी। एक होती थी गार्जियन क्लास, एक होती थी अपनी ये रूलिंग क्लास, यानी कि फाइट वाली, जो रूलिंग क्लास है। तीसरी होती थी अपनी सिविलियन क्लास। तो गार्जियन क्लास का मतलब होता है जो थिंकर्स होते थे, जो नॉलेजफुल लोग होते हैं, थिंकर्स होते हैं। रूलिंग क्लास क्या उनसी होती है आपकी? रूलिंग क्लास होती है जो आपकी सेम जैसे बचाव करती है, आपकी सीमाओं की रक्षा कर रही है, या सोसाइटी का आपको कर रही है। जैसे अपन बात कर सकते हैं यहाँ पे, अगर भारत में वर्ण व्यवस्था में बात करें तो कैसे हो गया उसको, एक एनालॉजी में समझा रहा हूँ उसको केवल समझने के पर्पज से। जैसे ब्राह्मण हो गए, ब्राह्मणों का एक रोल दे रखा है, क्षत्रियों का एक रोल दे रखा है, तो नीचे शूद्र में एक अलग वर्ण व्यवस्था में, है ना, वो अलग एक रोल दे रखा है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? ये थिंकिंग क्लास हो गई। ये वाली क्लास कौन सी हो गई? रूलिंग क्लास वाली। ये कौन सा वर्च्यू दिखाएगी? रूलिंग क्लास वाला कौन सा वर्च्यू दिखाएगी? करेज। गार्जियन कौन सा क्लास दिखाएगी? विजडम। और जो हमारी सिविलियन वो कौन सा दिखाएगी? पैशन, मतलब टेम्परेंस। अगर किसी समाज में इस तीन क्लासों में डिवीजन ऑफ लेबर के साथ साथ ये डिवीजन ऑफ वर्च्यूज भी हैं, और वो प्रॉपरली ढंग से काम कर रहे हैं, और वो सत्यनिष्ठा के साथ काम कर रहे हैं, इस वर्च्यू के साथ काम कर रहे हैं, तो समाज में सामाजिक न्याय की मतलब वो होगा, सामाजिक न्याय डेवलप होगा, यानी कि वो सोसाइटी न्याय की ओर अग्रसर करेगी। तो प्लेटो ये कह रहा है बेसिकली कि समाज में जो रोल दिया गया है सभी को, वो रोल अगर वो अपनी सत्यनिष्ठा के हिसाब से करे, तो वो एथिकल कंडक्ट होगा। और वो एथिकल कंडक्ट कैसा होना चाहिए? एनिमलिस्टिक नहीं, मतलब वो ऐसा नहीं कि फॉर एग्जांपल आपको अगर काम, जैसे करप्ट ऑफिसर है, करप्ट ऑफिसर के सामने आपने प्लेटो को खड़ा कर दिया, तो प्लेटो उसको क्या रीजनिंग देगा कि भाई गलत है तू? कैसे उसको कहेगा गलत है?
विवेक। कैसे उसको कहेगा गलत है? उसको गलत क्योंकि कैसे कहेगा? उसको जो कार्य मिला है उसको पूरा नहीं कर रहा है। नहीं, कार्य तो कर तो रहा है, मतलब करप्ट क्यों कहेगा उसको? नहीं, मतलब तो जो ठीक है वो उसको कार्य, जो जो एग्जैक्टली उसको मिला है, निर्धारित मिला है, उसको नहीं कर रहा है वो। मान लो वो करके भी उसमें भी पैसे ले रहा है, फिर मतलब वो पूरा काम करके भी वो पैसे ले रहा है, फिर तो अपना करज विवेक। करज नहीं है उसके अंदर। उसको प्लेटो से सोच के देखो, उसके उसके अंदर क्या कमी है, वो तीन तत्वों में क्या कमी है उसके अंदर, वो किस चीज को हावी होने दे रहा है? सर डिजायर्स। करप्ट करप्ट ऑफिसर करेजियस तो होता है क्योंकि वो रिस्क तो ले रहा है, ठीक है, बट हाँ इन्होंने जैसे कहा विल और डिजायर, डिजायर उसमें बहुत ज्यादा हो गए, डिजायर ज्यादा हो गए, और यहाँ पे कौन फेलियर रहा उसका? रैशनैलिटी। एकदम। इंटेलेक्ट वाला, हाँ रेशनैलिटी वाला एलिमेंट उस पे फेलियर रहा, उसने कंट्रोल नहीं कर पाया उसकी डिजायर को, वो उसको समझा नहीं पाया जिस समय वो एक्ट करने वाला था, करप्ट जो एक्ट करने वाला तो उससे पहले उसे समझा नहीं पाया कि भाई ये करना गलत है, सामाजिक रूप से भी तेरे प्रोफेशनल इंटीग्रिटी के खिलाफ है, तेरे खुद के खिलाफ है, लेकिन वो उसको समझा नहीं पाया, उसने किसको सुप्रीम रखा? ग्रीड को। अगर ऐसे ही सब लोग करते जाएं तो समाज में अव्यवस्था फैल सकती है। जैसे हर्षद मेहता वाला केस, हर्षद मेहता में क्या हुआ था? सेम, ही वॉज करेजियस, सब कुछ था उसके, पर उसने क्या करा? अपने मतलब जो अपनी पैशन था, एनिमलिस्टिक टेंडेंसी, उसको इतना ज्यादा हावी कर दिया कि वो कहीं ना कहीं इंटेलेक्ट और उसको भूल गया, वो कंट्रोलेबल जो एलिमेंट था वो खराब हो गया, उसका रेगुलेटर खराब हो गया, वो अंधा दौड़ में इतना ज्यादा कमाने की उसको अल्टीमेटली वो जो भी उसके साथ हुआ, समझ रहे हो? तो हर इंडिविजुअल में, हर भी केसेस में हम इसको देख सकते हैं, इसको करप्शन से जोड़ सकते हैं, या फिर इसको और कहां पे जोड़ सकते हैं रेलेवेंस में अगर हम बात करें तो कहां कहां जोड़ सकते हैं? जैसे आय से अधिक संपत्ति का मामला, और कहां जोड़ सकते हैं? कर्तव्य पालन में देरी या कर्तव्य पालन में मतलब ढील देना टाइप, कर्तव्य पालन में की तरफ ध्यान नहीं देना। ठीक है, कर्तव्य पालन, ठीक है, कर्तव्य में मुख हो गया वो, ठीक है, और कोई एक एंटी एलिमेंट एंटी और डिफेक्शन सोचो। के लिए दल बदल दल बदल में पक्षपात। दल बदल, बिल्कुल अच्छा है, दल बदल हो गया, और एंटी डिफेक्शन हो गया आपका, और मटेरियलिज्म, कंजप्शन कल्चर जो अपने बढ़ रहा है ना, मतलब वो क्या कहते हैं, गांधी जी कुछ कहते हैं ना कि देश इनफ फॉर एवरीवन नीड, है ना, बट नॉट फॉर द ग्रीड, ऐसा कुछ करके है, मैं भूल गया पूरा क्या है, देयर इज इनफ फॉर एवरीवनस नीड, है ना, ऐसा करके प्राकृतिक मतलब संसाधन हर किसी की जरूरत पूरी कर सकते हैं, बट लालच नहीं। हाँ लालच नहीं है, ठीक है, तो वो चीज भी अपन लिख सकते हैं कि अब कहीं ना कहीं आपको इंटेलेक्ट एलिमेंट से उसको कंट्रोल करके रखना है, अगर आप उसको कंट्रोल करके रखोगे तो डेफिनेटली आप न्याय की ओर अग्रसर करोगे, वो खुद को भी आप वर्चुअस बनाओगे, और खुद को जब वर्चुअस बनाओगे तो अब उसके लिए उन्होंने प्रणाली भी दे दी, प्लेटो ने कहा है कैसे करना है, कैसे क्या करना है, अपने इंटेलेक्ट एलिमेंट को इतना डेवलप करो कि वो किसको कंट्रोल करे? आपके पैशन को कंट्रोल करे, और आपके किसको कंट्रोल करे? विल को कंट्रोल करे। दोनों को जब वो कंट्रोल करेगा, उसकी स्टीयरिंग जब तक हाथ में रहेगी, गाड़ी वो चला रहा होगा जब इंटेलेक्ट वाला, तो डेफिनेटली न्याय की ओर आप अग्रसर करोगे। कंजप्शन कल्चर जैसे हो गया, है ना, हम अपना अपना ओवर स्पीडिंग हो गया, बहुत इजी ओवर स्पीडिंग हो जाता है, क्यों होता है? बेसिक सा चीज है, ओवर स्पीडिंग क्यों हो रही है? क्यों? आप अपने पैशन एलिमेंट या विल मतलब इतना ज्यादा हावी हो गया, अपने इंटेलेक्ट को आप भूल जा रहे हैं। इसलिए ड्रिंक एंड ड्राइव के लिए मना करते हैं। ड्रिंक एंड ड्राइव के लिए क्यों मना करते हैं? क्योंकि वो आपके इंटेलेक्ट एलिमेंट को
क्या कर रहा है इंटेलेक्ट एलिमेंट को? सर नकारात्मक रूप से अंडरमाइन कर रहा है इंटेलेक्ट। आपके अंडरमाइन इंटेलेक्ट एलिमेंट को हाँ, उसको डिसमेंटल कर रहा है या फिर उसको डीएक्टिवेट कर रहा है। तो ये चीजें हमें न्याय की ओर करना चाहिए। तो न्याय में जो जिसको कार्य दिया गया है वो कार्य पूरा उसको करना चाहिए। जो भी उसको कार्य है वो सत्यनिष्ठा से करना चाहिए। तीसरा, उसको अपने कार्य में एक संयमता बरतनी चाहिए। संयमता के साथ साथ जो उसको विल दिखानी चाहिए वो भी कंट्रोलेबल मैनर में होनी चाहिए, तभी न्याय हम बना सकते हैं। तो वर्चुअस कैसे बनना है, अगर आपको लिखना है तो सर इस तरीके से अपन कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ सर इसमें जो वर्तमान में अधिकतर प्रशासनिक अधिकारी कई बार मतलब कार्य करते हैं, लेकिन कार्य करते हुए उनका प्रदर्शन अधिक करते हैं, मतलब उनको जैसे यूट्यूब पे डालना फेम फेम पाने के लिए। तो क्या इसमें हम ये चीज रिलेवेंट मान सकते हैं कि उनका जो इच्छाएं हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं वो उनके विवेक पर या उनके इंटेलेक्चुअल जो वर्च्यू है उस पर हावी हो रही है? देखो, वो कर सकते हैं, पर वो आपका भी विवेक है कि वो उसको किस स्तर तक, मतलब वो हद तक, अगर वो जैसे उसका करने से अगर फायदा हो रहा है, फॉर एग्जांपल अगर उसने कोई कार्य करा और यूट्यूब पे देख के अलग लोग, अदर एडमिनिस्ट्रेटर भी प्रभावित हो रहे हैं और वो भी वही चीज सेम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, देन इट इज अ गुड थिंग। ठीक है, तब तो सही है वो। अगर जी वो ऐसा है कि केवल आपको लग रहा है वो प्रदर्शन है, तो भी एक अर्ध सत्य है ना वो। समझ रहे हो? आपको ये देखना होगा, अब उसकी प्रामाणिकता कौन करेगा कि वो किस लिए हो रहा है, क्या उसका बेसिस है। वो फिर सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करता जाएगा। जैसे कि एथिक्स में कहा भी जाता है, बहुत ही ज्यादा पिक्युलर और केस टू केस वेरी करता है। हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये बहुत बड़ा एक जुर्म ही हो गया। जैसे ये अपने आय से अधिक संपत्ति है, ये तो जुर्म है ही, इसको तो मना ही नहीं कर सकते। जैसे ठीक है सर। कर्तव्य विमुक्ता, ये भी गलत है। दल बदल हो गया, कंजप्शन कल्चर हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया। जैसे हम अपने पर्यावरण को जैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, जिस तरीके से हम डिफोरेस्टेशन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, फ्लोरा और फौना को खत्म करते हैं, ये तो क्लाइमेट चेंज है। ये तो हमारी विल का कंट्रोल, ये तो सीधी सीधी है कि कहीं ना कहीं हमारा जो पैशन एलिमेंट है ये अनकंट्रोलेबल हो गया है। चूंकि पैशन एलिमेंट कंट्रोल अनकंट्रोलेबल हो गया है वो इंटेलेक्ट। जैसे अब मॉब लिंचिंग है, मॉब लिंचिंग क्या है? अब उसको लिख सकते हो, मॉब लिंचिंग क्या है? क्या है मॉब लिंचिंग? वही सर, क्या है मॉब लिंचिंग? एट द इंस्टेंट अपनी डिजायर या अपने अब रेशनैलिटी को जैसे ना यूज करना। बुलडोजर, हाँ, जैसे बुलडोजर से अभी कुछ हो रहा है, क्या सही है कि गलत है बुलडोजर वाला? आप लोग क्या समझते हैं? नैतिकता रूप से अपन बात कर रहे हैं। अभी क्या हो रहा है, कई चीजें अलग होती है, वो कन्वर्ज अलग हो रही है, पर बुलडोजर पे अगर हम बात करें तो क्या है न्याय? इंस्टेंट जस्टिस हो रहा है, लोगों को लग रहा है इंस्टेंट जस्टिस है, तो वो किसको ज्यादा वो कर रहा है? मतलब लोगों को क्या लग रहा है कि भाई देख मजा आ गया, मतलब जो जिसने कृत्य करा उसको वहीं की वहीं वो मिल गया। लेकिन हम लॉन्ग रन में देखें तो क्या सही है ये? नहीं क्योंकि इसमें क्या, मतलब इसमें क्या गलत है? वैसे तो सही, मतलब इसको क्यों, आप बताओ गलत क्यों है ये? सर सर इसमें इससे जो केस होता है उसको अच्छे से एग्जामिन नहीं किया जाकर और एक तुरंत कार्रवाई के तौर पे हो सकता है आगे चल के पता चले कि ये जो कार्रवाई की गई थी इसमें कहीं ना कहीं कोई खामी रह गई हो, उसको बहुत अच्छे से बढ़िया, दूसरे पक्ष को सुना नहीं गया हो। ठीक है। हो सकता है सर जितने व्यक्तियों पे एक कार्रवाई की गई हो उन एक रीजन, व्यक्तियों का एक रीजन तो ये हो गया। नेचुरल नेचुरल हाँ, जस्टिस का वायलेशन। बिल्कुल नेचुरल जस्टिस का हो गया उल्लंघन, सही बात है। और हम्म, देखो, एक तो ड्यू प्रोसेस की बात करते हैं हम, ड्यू प्रोसेस फॉलो होना चाहिए और नेचुरल जस्टिस, ये दो चीज एलिमेंट जो आपने बताई, ये मतलब ये सटीक बैठती है इसमें कि कहीं ना कहीं बुलडोजर जस्टिस आपको इंस्टेंट जस्टिस भी नहीं दे रहा है। एक्चुअली में ये किसको सर्व कर रहा है? ये हमारी जो पैशन का एलिमेंट है उसको सर्व कर रहा है। पैशन एलिमेंट किसका? जो सोसाइटी है, जो नियर अबाउट सोसाइटी है या फिर सोशल मीडिया पे बैठी सोसाइटी है, या पूरे उसको अच्छा लग रहा है, उसके जस्टिस को मतलब फुलफिल करने के, वो पैशन एलिमेंट को फुल करने के लिए सरकारें क्या कर रही हैं? ये चीजें कर रही है क्या? लेकिन सरकार का दायित्व ये है, चूंकि वो पावर में बैठी है, उसको रेशनैलिटी से काम करना है, तो उसको इंटेलेक्ट से काम करना है, तो उसको रेशनल एलिमेंट्स लाना चाहिए था। ठीक है, सर तो वो चीजों का एक मिक्स देखना पड़ेगा। सर एक मिनट, इसमें सर सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायलेशन हो रहा है कि हाँ,
सेपरेशन ऑफ पावर्स। हाँ, सेपरेशन ऑफ पावर भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सेपरेशन ऑफ पावर बिल्कुल लिख सकते हो, सेपरेशन ऑफ पावर लिख। हाँ, आप जैसे जुडिशियल एक्टिविज्म को भी दे सकते हो, दैट इज रॉन्ग। जुडिशियल एक्टिविज्म जैसे ओवर रीच जिसे कहा जाता है, जुडिशियल ओवर रीच। सर एनकाउंटर भी इसमें हो सकता है ना, ठीक है, एनकाउंटर वाला जैसे बुलडोजर जस्टिस की तरह ही। हाँ हाँ, एनकाउंटर भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसके लिए तो मतलब अपन एक विवेकपूर्ण एक एक बैकिंग देते हुए, प्लेटो की बैकिंग देते हुए हम अपना एक रीजनिंग दे सकते हैं। हम अपनी बात नहीं कर रहे, कोई अपने अपने एलिमेंट की बात नहीं, बात ये हो रही है कि प्लेटो क्या कह रहा है, उस स्थिति में हम क्या एक अपना तर्क रख सकते हैं। तो जुडिशियल ओवररीच भी हो सकता है, एनकाउंटर भी हो सकता है, मॉब लिंचिंग भी हो सकता है, कंजप्शन कल्चर भी हो सकता है, आय से अधिक संपत्ति भी हो सकता है। तो दुनिया में आप कोई भी प्रॉब्लम्स देखोगे, उसमें कहीं ना कहीं अगर आप सोचने लगोगे तो प्लेटो का सिद्धांत कहीं ना कहीं ये इंटेलेक्ट जब बहुत ज्यादा निष्क्रिय हो जाता है, जब हमारा विस्डम वाला जो वर्च्यू है वो निष्क्रिय हो जाता है, तो पैशन एलिमेंट और वो कंट्रोल में जब नहीं रहते, तो चीजें आउट ऑफ द उसमें चली जाती है। सारे जो क्राइम्स हो रहे हैं वो बिकॉज अनकंट्रोलेबल विल, सॉरी, पैशन की वजह से हो रहे हैं। अब मैक्सिमम आप कोई भी निकाल लो, बिकॉज ऑफ दैट अनकंट्रोलेबल पैशन है। अब रिलीजियस कुछ भी एक्सट्रीमिज्म हो रहा है, बिकॉज ऑफ दैट पैशन हो रहा है। जो जो आप कहीं देखोगे पैशन है, वहां पे वो इंटेलेक्ट हो ही नहीं, मतलब उनका ब्रेन वॉश जिसे कहते हैं हो गए, लोग उस कृत्य में होते हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज में लिप्त हो जाते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स है, वो पैसों की ऐसी भूख हो जाती है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स इतने ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, आपके क्या बोलते हैं इसमें, ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो हो रही है वो भी बिकॉज इसलिए हो रहा है। तो हम एक तो चीज पढ़ रहे हैं, क्या होता है थ्योरेटिकल पार्ट जो हमने पढ़ा, पर इसको अप्लाई करना आपको देख लो, ये सोचोगे, जब बात करोगे, जब हम सोचेंगे, थोड़ा खुल के सोचेंगे, तो थोड़ा और अच्छे से कर पाएंगे। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं एरिस्टोटल। अब एरिस्टोटल पे अपन बात करते हैं। एरिस्टोटल ने दो कंसेप्ट दिए थे। एरिस्टोटल का क्या कहना था? एरिस्टोटल का कहना था कि हर चीज लाइफ में एक चीज की तरफ उद्देश्य होता है। लास्ट उद्देश्य क्या होता है लाइफ का? हैप्पीनेस। यूडोमेनिया। आनंद की प्राप्ति। हैप्पीनेस, हाँ, ठीक है, हैप्पीनेस की तरफ हम जाते हैं। आप कोई सा भी कृत्य बताओ, जैसे आप आरएस क्यों बनना चाहते हो, लोग आरएस क्यों बनना चाहते हो, क्या रीजन है? कोई भी एक बता दे, आरएस क्यों बनना चाहते हो मतलब। अच्छा चलो आरएस छोड़ो, कोई जिम क्यों जाना चाह रहे हो आप लोग, जिम क्यों जाते हो? कोई जिम जाता है, मतलब जिम क्यों जाता है आदमी, क्या उसको क्या बेनिफिट है? फिट रहना, फिट अच्छा दिखना, रहना। फिट रहना, अच्छा, अच्छा क्यों दिखना? सोसाइटी में अपना एक सेटिस्फेक्शन, फिट क्यों रहना? सेल्फ सेटिस्फेक्शन। सेल्फ सेटिस्फेक्शन। और सेल्फ सेटिस्फेक्शन से क्या होगा, उसको क्या मिलेगी? मेंटल हैप्पीनेस। हाँ देखो, हर मतलब कहने का मतलब ये है, अरिस्टोटल ये कहता है कोई भी कृत्य, कोई भी एक्शन, एनी एक्शन का एक उद्देश्य होता है, और वो उद्देश्य हमें कहाँ ले जाता है? वो उद्देश्य होता है हैप्पीनेस की तरफ। ठीक है, तो कोई भी एक्शन हैप्पीनेस की तरफ जो ले जा रहा है वो एथिकल ह्यूमन एक्शन है। अब उन्होंने क्या कहा कि हैप्पीनेस की चूंकि तरफ जा रहा है, तो हमें यह समझना पड़ेगा कि हैप्पीनेस क्या है। हैप्पीनेस केवल वही वाली बात है कि जो एनिमलिस्टिक प्लेजर है, केवल वो हैप्पीनेस नहीं होती। ये आदमी को पता करना होगा कि उसके लिए ट्रू हैप्पीनेस क्या है। ठीक है, दैट इज व्हाट वर्च्यू एथिक्स पे एरिस्टोटल बताते हैं। ठीक है, तो टेलिलॉजी क्या होती है, मतलब नेचर की प्रकृति, मतलब जो प्रकृति है, प्रकृति का नियम ये कहता है हर आदमी अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन या हैप्पीनेस की तरफ प्रयासरत होता है।
तो जो भी उसके द्वारा कृत्य किया होगा वो अच्छा ही होगा। तो वो ये कहता है हैप्पीनेस को एक तो समझना पड़ेगा, और उस हैप्पीनेस को समझने के लिए उन्होंने कंसेप्ट दिया गोल्डन मीन का। तो उसने कहा कि वर्च्यू कहीं ना कहीं दो एक्सट्रीम के बीच में लाई करती है। गोल्डन मीन का मतलब जो यानी कि मध्यम मार्ग, जो बुद्धा भी बात करता है कि जैसा करता है कि एक्सेसिव होता है ना, कि कोई भी पैशन एलिमेंट हो रहा हो, या फिर क्या बोलते हैं उसमें, टू साइड्स ऑफ द स्टोरी, जैसे या तो बहुत ज्यादा वो डरा हुआ व्यक्ति है या बहुत ज्यादा साहसी, वो दोनों का नहीं, दोनों के बीच में एक वर्च्यू एलिमेंट होता है। उस वर्च्यू की तरफ हमें एम करना चाहिए। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ गोल्डन मीन। क्लियर है? समझ में आया सबको? यस सर। हाँ, बताओ क्या है। सर गोल्डन मीन यानी मध्यम मध्यम मार्ग का सिद्धांत है। इसमें क्या है कि जो दो अतिवादी जो विचारधाराएं हैं, जैसे हम लोग अत्यधिक प्रेम और अत्यधिक वैराग्य के बीच की स्थिति को संयम मानते हैं। तो इस हिसाब से जो वर्च्यू होता है, यानी जो मूल्य होता है या जो सद्गुण होता है, बेसिकली सद्गुण वो होता है। इन दोनों के बीच का होता है। ना तो ये बहुत अधिक होता है, ना ये बहुत ही न्यून स्तर का होता है। तो यही है गोल्डन हाँ मीन का सिद्धांत। तो इसको मतलब प्रशासन में हम प्रासंगिक के मानते हुए, और ना तो बहुत ज्यादा क्रियात्मक रहे और ना ही बहुत ज्यादा मतलब कोई भी चीज ओवर नहीं होनी चाहिए सर। एक संयमित और संतुलित और सामंजस्यपूर्ण हाँ, व्यवहार होना चाहिए। क्या ये प्लेटो से मिलती जुलती है गोल्डन मीन का सिद्धांत? गोल्डन मीन भी यही कह रहा था जो मैंने अपने अपनी न्याय की जो बात करी, मानी कि अपने को पैशन को कंट्रोल करना है। पैशन या तो अत्यधिक नेगेटिव में ले जाएगा या अत्यधिक पॉजिटिव में ले जाएगा। यहाँ पे इंटेलेक्ट क्या करेगा, इस चीज को कंट्रोल करके आपको कहीं ना कहीं समवेयर इन दोनों के बीच में लेके जाएगा। अब अरिस्टोटल ये नहीं कह रहा कि ये बिल्कुल हाफ होता है, कि मतलब बिल्कुल मिडिल पॉइंट होता है, ऐसा नहीं कहता अरिस्टोटल। अरिस्टोटल कहता है, अरिस्तु ये कहता है कि ये केस बाय केस वेरी करेगा। केस बाय केस कैसे वेरी करेगा? सपोज करो आप अकेले हो और सामने 10 जैसे आप आर्मी में हो, और आपके सामने ऐसा मुठभेड़ हो जाए और आपके सामने 10 लोग हैं और आप अकेले खड़े हो, तो इसका मतलब ये नहीं आप ओपन में फायरिंग चालू कर दो। आप संयम से अपना क्या कर, जैसे गुरिल्ला वारवेयर टेक्टिक्स, या किसी को बुलाओगे या कवर फायर के लिए बुलाओगे या फिर अपना बचाव करोगे, उसको रखते हुए उनको भी कंट्रोल रखोगे, और अपना भी जान की परवाह किए बिना आप उस चीज को कंट्रोल करोगे। दैट इज, उस पॉइंट ऑफ टाइम में क्या होगा, वो हाईएस्ट वर्च्यू होगा। ठीक है? तो प्रिंसिपल ऑफ गोल्डन मीन क्या कहता है कि अपने एनिमलिस्टिक टेंडेंसीज को कंट्रोल करना है। या तो वो बहुत ज्यादा आपको नेगेटिव में ले जाती है, पॉजिटिव में ले जाती है, वो दोनों ही बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। उन दोनों खतरनाक सिचुएशन से बचने के लिए वर्च्यू कहाँ डेवलप होगा? समवेयर उसके बीच में। और वो कैसे डेवलप होगा? सेम नॉलेज है, आपको रेशनैलिटी, विवेक को डेवलप करना पड़ेगा, आपको एजुकेशन पे डेवलप करना पड़ेगा, और दूसरा आपको ये समझना पड़ेगा हैप्पीनेस। आपकी हैप्पीनेस कहाँ लाई करती है? तो अरिस्तु ये कहता है, एक तो हैप्पीनेस को समझना पड़ेगा हर व्यक्ति को कि हैप्पीनेस क्या है, और हैप्पीनेस इन सेल्फ वो ये कहते हैं कैसी होती है, जो ओवरऑल सोसाइटी की मदद कर सके, मतलब सोसाइटी एट लार्ज की मदद कर सके। जो आपके लिए हैप्पीनेस है वो दूसरे के लिए भी हैप्पीनेस हो जाए। दैट इज शुड बी द एम ऑफ दैट वर्च्यू। मतलब वो ये नहीं कहता हैप्पीनेस मतलब हिडोनिस्टिक प्लेजर के लिए होना चाहिए ना, कि भाई मेरे पास सारा पैसा आ जाए, किसी का पैसा ना रहे ना। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एज पर द मेरिटोक्रेसी होना चाहिए। ठीक है? डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए? मेरिट के हिसाब से। तो वो दो तरीके की बात करते थे, एक जनरल जस्टिस की बात करते थे। ठीक है? तो एरिस्टोटल के, अच्छा एक ये चीज बताओ, एरिस्टोटल का प्रशासनिक रूप से अपन कहाँ यूज कर सकते हैं? हम्म प्रशासनिक रूप से अपन कहाँ यूज कर सकते हैं? जैसे सर एरिस्टोटल, नियमों की कठोरता से पालन करना और भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाला करुणा। सर कम्युनल कम्युनल हार्मोनी में कम्युनल हार्मोनी दंगों में कर दंगों सकते से हैं। और निपटने के लिए। हाँ,
सर दंगों में एक पुलिस ऑफिसर के द्वारा जैसे अगर बहुत ज्यादा भीड़ है और उसमें उसके पास सैनिक कम है, उनको रोकने के बजाय पीछे हट के वापस पुनः कार्रवाई करने में कार्य करे। ठीक है, कर सकते हैं। और कुछ वर्चुअल एथिक्स के हिसाब से बताओ, वर्चुअल एथिक्स में क्या रोल है इसका, एरिस्टोटल का? वर्चुअल एथिक्स में क्या रोल है? बेसिकली एरिस्टोटल ये कहता है कि वर्च्यू फॉर ऑल होना चाहिए। वर्च्यू में इफ और बट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, जो मेरे लिए वर्च्यू है वो भी आपके लिए वर्च्यू है, नंबर एक। तो वो क्या कहता है कि समाज में ऐसा नहीं हो सकता हर किसी के लिए अलग अलग पैरामीटर हो। वर्च्यू का मतलब ही हाईएस्ट ऑर्डर है। जैसे सत्य है तो वो सत्य है ना, सत्य निष्ठा सभी के ऊपर लागू होती है। तो यूनिटी ऑफ वर्च्यू की बात करता है। यूनिटी ऑफ वर्च्यू की मतलब वो सोसाइटी एट लार्ज की बात करता है। तो फिर वो दो तरीके के जस्टिस की बात करते हैं। जस्टिस कैसा हो गया, जनरल जस्टिस, और हो गया पर्टिकुलर जस्टिस। सामान्य न्याय की बात करते हैं। सामान्य न्याय क्या कहता है, क्या कहता है अरिस्टोटल का? सामान्य न्याय ये कहता है कि जो इमैनुअल कांट भी जो अपन आगे पढ़ेंगे वो ये कहता है कि जो न्याय आपके लिए है ना, वही न्याय दूसरे के लिए भी होना चाहिए। न्याय की दो परिभाषाएं नहीं हो सकती। आप समझ रहे हैं? ऑब्जेक्टिविटी मतलब, हाँ ऑब्जेक्टिविटी। हाँ, ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए। मतलब फ्री एंड फेयर। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कोई चीज मिली तो वो फ्री है। जैसे नेपोटिज्म के खिलाफ क्यों है लोग? जैसे बात होती है वर्ड नेपोटिज्म, नेपोटिज्म के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन, क्यों है लोग? उसमें डिस्क्रिमिनेशन होता है। हाँ, इनडिस्क्रिमिनेशन, क्रोनी कैपिटलिज्म के खिलाफ है। क्यों खिलाफ है क्रोनी कैपिटलिज्म? अच्छा, अडानी का क्या इशू था? अडानी का क्या इशू है? फेवरेटिज्म होता है जैसे। तो फेवरेटिज्म में क्या होगा कि कहीं ना कहीं रूल्स को बैंड किया जाता है, या फिर ऑब्जेक्टिविटी नहीं रहती। ऑब्जेक्टिविटी नहीं रहती तो इससे जनरल जस्टिस सफर कर। जैसे नेट न्यूट्रलिटी का क्या कंसेप्ट था, कोई बता सकता है? क्या था नेट न्यूट्रलिटी, किसी ने पढ़ा हो तो? नेट न्यूट्रलिटी क्या था? शायद ऐसा है, स्पेंसर? जितना जितना नेट यूज करे उस हिसाब से उसका चार्जेस लगे। नहीं, ये नहीं है नेट न्यूट्रलिटी। नेट न्यूट्रलिटी का कंसेप्ट ये था कि नेट फेसबुक एक। न्यूट्रलिटी था कि जैसे मतलब आपको अगर फेसबुक चलाना है तो फेसबुक के लिए अलग से आपको और डेटा साइट लेना पड़ेगा। स्पेसिफिक। व्हाट्सएप के लिए आपको अलग से, मीन्स आप एज ए कॉमन नहीं रह सकते, आपको एक स्पेशलाइजेशन रूप से सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। तो इससे क्या होगा कि कॉम जो आम आदमी के लिए ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती थी। नहीं, ये भी नहीं है नेट न्यूट्रलिटी। देखो, नेट न्यूट्रलिटी का मतलब ये था कि कोई नेट जो है वो एक रिसोर्सेज है। तो इस रिसोर्सेज का यूज करके जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको बराबर मौका मिलना चाहिए। फेसबुक चूंकि बहुत बड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो नेट एज ए रिसोर्सेस को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकता है। तो ट्राई जो कहती है, हमारी ट्राई जो रेगुलेटेड बॉडी कहती है कि नेट न्यूट्रलिटी का कंसेप्ट होना चाहिए। समाज में चाहे कोई दूसरी छोटी सी छोटी सोशल मीडिया एक कंपनी आ जाए, उसको भी बराबर हक होना चाहिए कि उस रिसोर्सेस का इस्तेमाल कर सके, ताकि उसकी ग्रोथ और लिबर्टी में या फिर उसके एक्सपेंशन में कोई वो ना हो सके। समझ रहे हो? जैसे फेसबुक एक चीज कंसेप्ट लेके आया था साथ में लर्निंग वगैरह का, रिलायंस के साथ मिलकर कुछ एक कंसेप्ट ये लेके आए थे जिसपे बिना नेट के साथ भी आप यूज कर सकते हो। तो वो बेसिकली फेसबुक के ज्यादा यूज करने में मदद करता, फेसबुक को इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा हेल्प करता। तो उस चीज को उन्होंने नकार दिया था और नेट न्यूट्रलिटी का कंसेप्ट वो लेके आए। मतलब रिसोर्सेज का इस्तेमाल बराबर होना चाहिए, एक्सेस टू रिसोर्सेज है ना, वो बराबर होना चाहिए। बिकॉज सर नेट। इस संदर्भ में तो ये ठीक ही रहा, ठीक ही होना था कि अगर आप बिना नेट मतलब इंटरनेट सर्विसेज के भी आप अगर सर्विस को यूज कर पा रहे हो तो ये तो सही था देखा जाए तो। देखा नहीं जाए, एट द एंड ऑफ द कंज्यूमर तो उसको फायदा ये हो गया ना कि फेसबुक की तो फ्री पब्लिसिटी हो रही है, और फेसबुक के सामने कोई सोशल मीडिया उसका राइवल डेवलप होना चाह रहा है तो वो चाह के भी डेवलप नहीं हो सकता, बिकॉज उसको एक आपने लिवरेज दे दिया, ऑलरेडी लिवरेज दे दिया ना सर्विस प्रोवाइडर ने। तो फिर इसको सर हम आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं आप फिर।
आप कॉन्सिक्वेंशियलिज्म में केवल उपभोक्तावादी सोच रख रहे हो, लेकिन जो मार्केट में, सपोज करो मैं स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर हूं, मैं भी कुछ डेवलप करना चाह रहा हूं, तो मैं ये देखूंगा यार इसको तो बहुत ज्यादा मार्जिन दे दिया इन्होंने ऑलरेडी, रिसोर्सेज का इस्तेमाल भी ये कर रहे हैं, तो वो गलत हो गया। ये है। तो जियो का जो फ्री वाला फैसिलिटी था, दैट वाज आल्सो रॉन्ग। वो हाँ, उसको कहते हैं प्रीडेटरी प्राइसिंग, वो भी गलत है, उसको भी नैतिक रूप से सही नहीं है। प्रेडेटरी प्राइसिंग क्या करती है, ओला उबर ने भी किया था। उबर ने क्या किया था, ओला ओला जब आई थी, जो टैक्सी जो थी उसने डिस्काउंट दिए आपको, आपके कैशबैक्स दे रहा था, आपको फ्री में ही रीड्स था, तो आपको आदत दिखा दी, तो आदत दिखाने के बाद में आपको यूज करते हैं। इसको कहते हैं इनके पास डीप पॉकेट्स हैं, उबर के पास डीप पॉकेट्स हैं। वो नेगेटिव मतलब वो चाहे प्रॉफिट जनरेट नहीं करेंगी, लेकिन वो नैतिकता के तराजू में तो गलत ही है। तो कंज्यूमर प्रैक्टिसेस में उसको सेव करने के लिए, चीजें कुछ ना कुछ ठीक करने के लिए नेट न्यूट्रलिटी वाला कंसेप्ट आया। ठीक है, तो प्रेडेटरी प्राइसिंग को चूंकि रोका नहीं जा सकता, भाई वो दे रही है डिस्काउंट, तो उस पर आप रोक नहीं लगा सकते कि भाई डिस्काउंट कैसे दे रहे हो, तो फिर तो आप मार्केटिंग प्रैक्टिस, तो कुछ ग्रे एरियाज रह जाते हैं। अब उसमें कहीं ना कहीं जो छोटे व्यापारी है या फिर छोटा उद्यम है, वो विकास नहीं कर सकता। लेकिन एज ए सोसाइटी, जैसे कि हम बात करते हैं, हमारा ये होना चाहिए, हम न्याय की ओर अग्रसर करने चाहिए, तो हम ऐसी चीजें लाते रहते हैं जो न्याय की ओर हमें ले जा सके। इस तरह से कंपटीशन कमीशन अपन लेके आ गए, या फिर ट्राई रेगुलेटरी बॉडीज आती है, उनका काम ये है कि रेगुलेट करें इन चीजों को, एक फेयर प्रैक्टिसेस लेके आए, एक फेयर रूल्स लेके आए। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, तो जनरल जस्टिस की बात होती है, सामान्य न्याय की बात ये होती है कि भाई जो मेरे लिए सही, वो तेरे लिए भी सही होना चाहिए, और इसी की तरफ समाज को अग्रसर होना चाहिए। क्योंकि हैप्पीनेस की अगर हम तरफ जाएंगे, तो हो सकता है अपना सेल्फ ग्रोथ की तरफ एक आदमी चला जाए, वो कह दे कि भाई मैं पैसा कमाना चाहता हूं, मैं कैसे भी कमाऊं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करके कमाऊं, लेकिन मैं अपनी हैप्पीनेस के लिए कर रहा हूं। बट अरिस्टोटल ने कहा नहीं, बिकॉज ये जनरल जस्टिस को मतलब सर्व नहीं करेगा, ये सामान्य न्याय के अगेंस्ट होगा। ठीक है, क्लियर है सबको, है ना? तो ये हो गया हमारा, तो ये चीज हमारे अरिस्टोटल ने कह दी कि न्याय क्या होता है, न्याय जनरल जस्टिस क्या होता है, और वर्च्यू ऑफ ऑल की बात करी। और हमने जैसे बात करा, नेपोटिज्म हो गया, क्रोनी कैपिटलिज्म हो गया, जैसे एमसीसी क्यों लगाई जाती है, आपको बताओ, मॉडल कोड आचार संहिता क्यों लगाई जाती है, क्या उद्देश्य है आचार संहिता का? वही सर, सभी के लिए जो करंट की लेवल जो प्लेइंग फील्ड सरकार है हो। वो अपनी हाँ, नीतियों से लोगों को ज्यादा प्रभावित ना कर पाए। बिल्कुल। जो जो करंट सरकार होती है, उसके पास रिसोर्सेस की पावर होती है, पावर ऑफ पर्स होती है, ट्रेजरी उसके पास होती है, टैक्सेस का मनी सारा उसके पास होता है, तो वो कहीं ना कहीं परिणामों को, चुनावों को, बिहेवियर को, सिटी वोटर के बिहेवियर को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर सकती है। इसलिए उसको खत्म करने के लिए, एक लेवल प्लेइंग फील्ड लाने के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लाया जाता है। मॉडल कंडक्ट में कुछ नई चीजें या फिर कुछ ऐसी चीजें नहीं ला सकती जो वोटर के बिहेवियर को अनैतिक रूप से इन्फ्लुएंस कर सके, और अल्टीमेटली वो परिणाम को वो इम्पैक्ट कर सके। ठीक है, इसलिए नेपोटिज्म के खिलाफ अपन ने देखा, एक दो सालों में बहुत बातें हुई। क्रोनी कैपिटलिज्म या हिडनबर्ग रिपोर्ट या फिर अडानी की जब बात होती है, तो यही होती है कि एक आदमी को अगर आप इतना ज्यादा प्रायोरिटी दोगे, तो एट द एंड ऑफ द डे, जैसे अभी ये कह रहे थे कि उपयोगित उपभोक्ताओं के लिए तो ठीक रहेगा, उस पॉइंट ऑफ टाइम में तो सही रहता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको ही भुगतना पड़ेगा, कंज्यूमर ही लास्ट में प्रेडेटर बन जाता है, मतलब सॉरी, उसी को वो विक्टिम बन जाएगा। अब जैसे जियो की अगर हमने बात करी, तो सबको आदत लगा दी, अब सब उसके क्या बन गए, कस्टमर बन गए, अब सब उसको पे करते हैं, तो उसके लिए तो रेवेन्यू का आपका सोर्स, उसने 4 या 5 साल आपको लत लगा दी, शायद वो लॉस में चला गया, लेकिन अब वो बहुत प्रॉफिटेबल वेंचर बन गया। इवन इफ आप यूज नहीं कर सकते, अब वो रेट भी बढ़ाएगा तो आपको करना पड़ेगा। अब क्या हुआ, आपके पास दो ही लोग रह गए, जियो और एयरटेल। अब इन खुदा ना खास्ता एयरटेल भी हट जाता है इन केस प्रेडेटरी प्राइसिंग में, फिर आप क्या करोगे? दैट इज द कंसेप्ट ऑफ मोनोपोली। मोनोपोली अगर आ गई मार्केट में, तो फिर आपके हाथ में तो चीजें रहेंगी ही नहीं। ठीक है, नाइदर यू कैन रेगुलेट द प्राइसेस, फिर उस चीज में आपका एक एथिकल इशू डेवलप होगा। तो जनरल जस्टिस
और वर्च्यू ऑफ ऑल, है ना, और पर्टिकुलर जस्टिस, इन दो जस्टिस की बात करता है। गोल्ड डॉक्ट्राइन ऑफ गोल्डन मीन की बात करता है कि दोनों में कहाँ एक संभावित होना चाहिए। तो इन तरीके से अरिस्टोटल को अपन लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये तो हो गए वर्च्यू एथिक्स की अपन बात करी। वर्च्यू एथिक्स बेसिकली उद्देश्य ये है कि न्याय की और अग्रसर होना और एथिकल ह्यूमन एक्शन लाना और एथिकल ह्यूमन कंडक्ट को अपन को मतलब चीजों को लेके आना है अपने आचरण में। क्लियर है, क्लियर है। यस सर। आई होप इट्स क्लियर। तो ये तो हो गया वर्च्यू। अब बात होती है अपनी इमैनुअल कांट की। कांट क्या कहता है? कांट क्या कहता है? डियोंटोलॉजी की बात करता है। डियोंटोलॉजी की बात अपने करती है। डियोंटोलॉजी क्या करता है? देखो, जब इमैनुअल कांट या 18वीं 17वीं शताब्दी में थे, मेरे को थोड़ा सा कंफर्म नहीं हूं इसमें, उस समय दो चीजें बहुत अग्रसर थी मॉरल फिलॉसफी में। पहले जो बातें होती थी मॉरल फिलॉसफी की, वो सारी ऐसी बातें होती थी मेटाफिजिकल, मतलब ऐसा होता ना कि जैसे जो ब्रह्मांड में ये हो रहा है, सूरज चक्कर काट रहा है, ये नहीं। 14वीं 15वीं शताब्दी के बाद में इतिहास, विज्ञान और आर्ट, हर चीज इस तरीके से, और इनफैक्ट एथिक्स इस हिसाब से लिखी जाने लगी कि ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के हिसाब से, कि आदमी को केंद्रित मानते हुए क्या होना चाहिए। चूंकि आदमी के केंद्रित होकर लिखी जाने लगी, तो इमैनुअल कांट ने कहा, उस समय दो चीजें थॉट ऑफ एक्शन बहुत ज्यादा चलते थे एथिक्स के निर्धारण में। एक तो होता था परिणामवादी, ठीक है, यानी कि कॉन्सिक्वेंशियल, उसको यूटिलिटेरियन भी बोलते हैं। और एक चलता था डियोंटोलॉजी। डियोंटोलॉजी का मतलब होता था आपको कार्य करना है, क्यों? क्योंकि आपकी ड्यूटी है। ड्यूटी बेस्ड एथिक्स की बात होने लगी। और ये इमैनुअल कांट ने क्यों कहा ड्यूटी बेस्ड एथिक्स की बात? इमैनुअल कांट ने ड्यूटी बेस्ड एथिक्स की बात इसलिए कहा, उन्होंने ये कहा कि भाई केवल एक चीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं, दैट इज ह्यूमन माइंड। और उसको ह्यूमन माइंड को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? क्योंकि उसमें रेशनल एलिमेंट है, और उस रेशनल एलिमेंट से वो सोच सकता है, इसलिए वो उसी चीजों को कंट्रोल कर सकता है केवल, इसलिए उसी पे नैतिकता की बात हो सकती है। नैतिकता की बात कॉन्सिक्वेंसेस में नहीं हो सकती, क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस अपने हाथ में नहीं होते, और जो चीज अपने हाथ में नहीं होते उस पे नैतिकता के नियम लागू करना बेईमानी है। आप समझ रहे हैं? जिस चीज पे कॉन्सिक्वेंसेस, जो चीज आपके हाथ में नहीं है, उसके बारे में बात करना नैतिक रूप से बेईमानी है। नैतिक रूप से उसी चीज के बारे में बात करनी चाहिए जो कंट्रोलेबल है। एथिक्स भी ये कहता है फ्रीडम ऑफ चॉइस होना जरूरी है, अति महत्वपूर्ण है। अगर आप गुलाम से कहोगे कि भाई जाके इसकी हत्या कर दे, तो गुलाम ने कुछ गलत किया कि नहीं किया? जो मर्सनरीज कहते थे, तो एथिकल थे कि गलत थे वो? किसी गुलाम को कहा कि भाई तू जाके इसकी हत्या कर दे, उसने हत्या कर दी, तो गुलाम सही है कि गलत है? सर कांट के अनुसार तो सही है। गुलाम गुलाम सही है सर, क्योंकि उसके पास संकल्प की स्वतंत्रता नहीं है, और जब तक हम करते हुए अपने संकल्प की नहीं, स्वतंत्रता को हाँ, शामिल नहीं करते हैं, तो उस वो फिर उसका कर्तव्य नहीं माना जाएगा, वो उसका मालिक का कर्तव्य है, वो हाँ, कर्तव्य है। देखो, आपने जिसने कहा ना कि वो कांट के हिसाब से सही है, एथिक्स उसको कहता है कि वो एथिक्स के पैमाने में उसको जांचा ही नहीं जा सकता, जैसे एनिमल्स को नहीं जांचा जा सकता या फिर बच्चों को नहीं जांचा जा सकता। जो, क्योंकि बच्चों में प्रॉपर रीजनिंग जब तक डेवलप नहीं होगी ना, उनको नहीं माना जा सकता कि वो एथिकल रूप से कार्य करने में सक्षम है। एथिक्स उसको सब्जेक्ट मानता ही नहीं है। जब तक आपके पास प्रॉपर रीजनिंग करने की क्षमता हो, प्रॉपर फ्री विल हो, और उस कार्य को इंप्लीमेंट करने का करेज हो, तभी आपको माना जाता है कि आप एथिकल रूप से, आपको जजमेंट के तराजू पे तोला जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है सर। दैट इज डियोंटोलॉजी एथिक्स। तो ड्यूटी बेस्ड एथिक्स का बात करना है कि मुझे कार्य करना है कि चूंकि ये मेरी ड्यूटी है। इमैनुअल कांट इसके बारे में ये बात करता है, क्योंकि वो ये क्या कहता है कि भाई
जो ह्यूमन होता है उसके जो एक्शंस होते हैं वो कंट्रोल कहाँ किससे कैसे कर सकता है, अपने माइंड के थ्रू कंट्रोल कर रहा है, वो रेशनैलिटी के थ्रू कंट्रोल कर सकता है। तो उसको एक ऐसे यूनिवर्सल कंसेप्ट पे ले जाना चाहिए ताकि एथिक्स को यूनिवर्सलाइज करा जा सके, यानी कि एथिक्स को सार्वभौमिक बनाया जा सके। ऐसा ना हो परिणामवादी में अच्छा हम तुलना करने बैठ जाए कि परिणाम ये होगा कि पॉजिटिव नेगेटिव, तब हम एथिक्स देखें, नैतिकता देखें। नहीं, नैतिकता हम यहाँ देखेंगे कि हम एक, चूंकि हम एक लॉ बना रहे हैं, कानून हमेशा कैसा होता है, कानून की क्या परिभाषा होती है, कोई नियम, नियम की क्या परिभाषा होती है, ये सार्वभौमिक होता है, सब पे सब जगह सब समय लागू होने वाला सिद्धांत। ठीक है, तो एक यूनिवर्सल कंसेप्ट की बात हो रही है। तो यूनिवर्सल कंसेप्ट पे अगर हमको एथिक्स को ले जाना है तो इमैनुअल कांट क्या कह रहा है कि माइंड के एक ऐसे नियम बनाओ जो हर इंसान पे हर जगह हर समय लागू हो। ठीक है, तो वो क्या नियम देता है, उसको क्या कहते हैं, कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव्स। हिंदी में क्या कहते हैं इनको, हिंदी में क्या कहते हैं? निरपेक्ष आदेश। हम्म, निरपेक्ष आदेश। आपकी आवाज क्लियर नहीं है, क्या कहते हैं? निरपेक्ष आदेश सर। निरपेक्ष आदेश। निरपेक्ष आदेश। ठीक है, दैट इज कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव। पहला कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव क्या है, एक्ट ओनली ऑन दैट प्रिंसिपल which can be a universal law। क्या मायने है इसका, ये अपने पिछली बार भी डिस्कस किया था। हाँ, आप जो भी उसी नियम होते हैं सिद्धांत वो पे काम सार्वभौमिक। करो। हाँ, आप उसी सिद्धांत, और वो सार्वभौमिक कौन सा नियम हो सकता है, सपोज करो आप कोई भी एक्ट कर रहे हो, आपको लग रहा है कि एक्ट मेरे अलावा संसार के सारे लोग कर सकते हैं, मुझे कोई उससे आपत्ति नहीं है, तो दैट इज अ यूनिवर्सल लॉ। ठीक है, तो हमेशा मनुष्य को वो कार्य करना चाहिए तो उससे क्या होगा, सबको फायदा होगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे सत्य बोलना चाहिए, क्या झूठ बोलना चाहिए, सपोज करो अपन इसका जजमेंट करते हैं, झूठ बोलना, परिणामवादी कहेगा, वो सोचेगा झूठ बोलने से फायदा है, नुकसान है, ये है, फला है, ढिमकाना है। कांट कहेगा नहीं, झूठ बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। अगर आप झूठ बोलोगे और आप इस बात से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके साथ कोई बाद में कोई झूठ बोले, आपके लाइफ में आगे कोई आप हेलो सर डिस्कनेक्ट हो गए थे क्या शायद। सर, अरे उनका लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया, कब से वो दिखा रहे थे ऑडियो नहीं आ 1%, रहा है। 1%। सर मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर किसी के पास रोल्स और लॉक का कुछ टॉपिक हो तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा हिंदी में। हेलो, इसका लॉक एंड रोल्स। लो शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं सर। डिस्कनेक्ट हो गए हो। ठीक है, तो हमें भी शायद कर देना चाहिए भी। अरे तो सर उनको कर देना सर, शेयर कर देना लॉक को और रोल्स को शेयर कर देना। उनका लैप उनका लैपटॉप डिस्चार्ज हो रहा था, वो चार्ज क्यों नहीं लगा रहे उसको।
हेलो सर। हेलो हेलो। हेलो हेलो। हाँ भाई बोलो। डिस्कनेक्ट हो गया। अभी आगे कनेक्ट हो गए वापस। आगे क्या? हाँ आ तो गए, दिखा रहे हैं। हेलो हाँ हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो। हाँ सर। हाँ, एम आई ऑडिबल? यस हाँ सर। सर, कैरी ऑन। एक्चुअली हाँ, पावर का इश्यू हो गया था। हाँ ठीक है, तो अपन कहाँ थे? ये सर कांट में। हाँ, कांट की अपन बात कर रहे थे। तो इमैनुअल कांट क्या कहता है? इमैनुअल कांट अपन बात करता है कैटेगोरिकल इंपेरेटिव। पहली बात कर रहा है, एक्ट ओनली इन दैट प्रिंसिपल विच कैन बी अ यूनिवर्सल लॉ। क्या झूठ बोलना चाहिए? नहीं, इसका भी। क्या? हाँ, अब क्या सिमिलरली वो ये कहता है आपको प्रोमिसेस तोड़ने चाहिए। क्या प्रोमिसेस तोड़ने चाहिए? इसके अकॉर्डिंग नहीं सर, क्यों नहीं तोड़ना चाहिए? कांट क्या क्योंकि कहता है? वो क्या यूनिवर्सली दे इम्प्लीमेंटेशन रहा है? होना चाहिए। हाँ, यूनिवर्सली उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। सिमिलरली मर्डर हो गया, सुसाइड्स हो गए। अब कोई भी ऐसा कोई कृत्य आप ले सकते हो, उसका एथिकल रूप से आप उसको वो क्या कर सकते हो, जज कर सकते हो कांट के हिसाब से। कांट ये कहता है वही एक्शन एथिकल है जिसको यूनिवर्सलाइज करा जा सके। ठीक है, जब यूनिवर्सलाइज उसको यह करा जा सकेगा, सार्वभौमिक रूप से उसको एक नियम के रूप में उसको लिखा जा सकेगा, तो वही सही होगा। क्लियर है? दूसरा वो क्या कहता है, डू नॉट यूज एनी पर्सन इंक्लूडिंग योरसेल्फ एज एनी मीन्स। क्या मतलब इसका? ये कह रहा है कि हर जो आदमी है समाज मनुष्य में, को जो भी नैतिक रूप से साधन के साधन रूप नहीं में मानना यूज नहीं चाहिए, करना साध्य चाहिए। मानना चाहिए। मनुष्य को साधन के रूप में ना प्रयोग करें। ठीक है, हम ये मान लें। तो ये क्या कह रहा है, मनुष्य को साधन के रूप में यूज नहीं करना चाहिए। हमारा अल्टीमेट एम होना चाहिए ह्यूमैनिटी को डेवलप करना। मनुष्य, फॉर एग्जांपल स्लेवरी, या फिर आप कोई भी चिट फंड स्कैम हो गया, ठीक है, या फिर आपका डॉट बबल, जो डॉट बबल आपका 99 में हुआ था, हर्षद मेहता स्कैम हो गया, कोई भी स्कैम ले लो। उस स्कैम में आप क्या करते हो, एज ए ह्यूमन को यूज कर रहे हो एज ए मीन्स। चूंकि आप ह्यूमन को एज ए मीन्स यूज कर रहे हो अपने उल्लू सीधा करने के, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, तो वो क्या हो गया, गलत हो गया। फॉर एग्जाम्पल हेट स्पीच। हेट स्पीच कैसे गलत हो गया? हेट स्पीच कैसे गलत हो गया? पॉलिटिकल गेन के लिए। अपने पर्सनल एजेंडे को कंप्लीट करने के लिए आप दूसरे लोगों का इस्तेमाल कर रहे हो, उनको हेट स्पीच के थ्रू से उनको भड़काना। फॉर एग्जाम्पल हेट स्पीच से क्या होगा, कम्युनल वायलेंस होने के चांसेस हैं, या फिर आप भड़का रहे हो, उसकी वजह से वो हो सकता है वो अपने पैशन में आके कुछ ऐसे डिसीजन ले ले, कुछ ऐसे कृत्य करेगा, वो कहीं ना कहीं समाज के लिए लाभकारी नहीं होंगे, लेकिन आपको फायदा हो रहा है। लेकिन
कांट कहता है कि आप उस कृत्य को नैतिक रूप से जायज नहीं ठहरा सकते, यानी कि हेट स्पीच हो गया, चिट फंड हो गया, या फिर नोट फॉर वोट हो गया, वोट फॉर नोट हो गया जैसे, ठीक है, या फिर आप उसको ब्राइब करते हो, वोटर को ब्राइब करते हो। तो ये सारे तरीके में आप क्या कर रहे हो, एज ए मीन्स उसको यूज कर रहे हो, एक सीढ़ी की तरह उसको यूज कर रहे हो अपने उद्देश्यों के लिए। तो कांट कहता है ये चीजें नहीं करनी चाहिए। डू नॉट यूज एनी पर्सन इंक्लूडिंग योरसेल्फ एज एन मीन्स। ठीक है, ये हो गया दूसरा कैटेगोरिकल इंपेरेटिव। तीसरा क्या हो गया, एक्ट एज ए मेंबर ऑफ किंगडम ऑफ एंड्स। पद्दू के राज्य का विधायक। यहाँ पे है ऑटोनॉमी ऑफ मोरालिटी। उसमें ये बात कर रहा है कि हमको एक यूटोपियन, एक आइडियल स्टेट की बात कर रहा है कांट। कांट कह रहा है कि हमें सारे कृत्य इस हिसाब से करने चाहिए, हमेशा वो काम करना चाहिए, वो ह्यूमन एक्शंस करने चाहिए जो बेसिकली एक यूटोपियन स्टेट में हमें लेके जा सके। यूटोपियन स्टेट में मतलब सारे के सारे जो लोग हैं वो बराबर हो, फंडामेंटली मौलिक रूप से बराबर हो, नैतिक रूप से बराबर हो, और ऑटोनॉमी हो सबके पास, मतलब संप्रभुता हो। संप्रभुता का मतलब ये हो कि अपने डिसीजन वो खुद ले सकें, और वो डिसीजन में एक यूनिफॉर्मिटी हो, एक यूनिफॉर्मिटी ऑफ फॉर्म की बात कर रहा है। अब बेसिकली इमैनुअल कांट को अगर हम समझे तो वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नियम लेके आए एथिक्स में। पहली बार आप देखोगे सब में कुछ ना कुछ क्लैरिफिकेशन दिक्कत होती है, चाहे आप अरिस्टोटल की बात करो, सोक्रेट की बात करो, या फिर प्लेटो की बात करो, या फिर बेंथम की हम बात करेंगे, या मिल की बात करेंगे। ये लोग साइंटिफिक रूप से इतना चीजें नियम नहीं लेके आए। ये कह रहे हैं कि लेकिन इमैनुअल कैंट एक मात्र अपवाद ऐसा था जो नियम लेके आया, कि नियम आपको दिया है कि इस तंत्र को आप फॉलो करो, इस पर्टिकुलर एसओपी को फॉलो करोगे तो आप निश्चित रूप से आप क्या करोगे, एथिकल ह्यूमन एक्शन लेके आओगे अपने वर्क में। और एथिकल ह्यूमन एक्शन का मतलब है उन्होंने बहुत नैरो डाउन कर दिया, और नैरो डाउन की उन्होंने रीजनिंग भी दी। रीजनिंग उन्होंने दी चूंकि मॉरली रूप से ह्यूमन रिस्पॉन्सिबल है अपने एक्शंस के लिए, तो क्यों ना हम उन प्रिंसिपल्स का निर्माण करें जो यूनिवर्सल रूप से सब पे लागू हो सके। और इमैनुअल कांट को आप हर जगह यूज कर सकते हो, जैसे साध्य की बात हो, या फिर मीन्स की बात हो, मीन्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट की बात हो आपकी, या फिर आपकी समाज में कोई सी भी कुरीतियों की बात हो, या समाज में कुछ भी अगर चल रहा है, हॉर्स ट्रेडिंग से लेकर पॉलिटिकली कोई इशू चल रहा है, इकोनॉमिकल रूप से कोई इशू चल रहा है, समाज की सोशल इविल्स आपकी चल रही है, आप हर चीज में कहीं ना कहीं कांट का इस्तेमाल कर सकते हो। अब कांट को आप यूज करोगे तो आप कई सारी चीजें आप करोगे, जैसे केस स्टडीज में आपसे पूछ लिया, ऐसे प्रशासन आपसे पूछ लिया कई सारी चीजें उसमें कि भाई ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो आप निश्चित रूप से आप बात करोगे कि भाई ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी अगर आप काम करोगे, जो भगवत गीता भी कहेगा, भगवत गीता में जब पढ़ेंगे ड्यूटी की बात करता है, वो भी डिओन्टोलॉजी की बात करता है, तो वो एक्सीलेंस लेके आएगा आपके वर्च्यू में, और वो एक्सीलेंस वो अलग बात है, लेकिन आपका कार्य एथिकल होगा। कार्य जब एथिकल होगा और एक यूनिवर्सलाइज लाएगा, एक हैप्पीनेस ऑफ स्टेट आएगी, गुड गवर्नेंस आएगी समाज में, तो अल्टीमेटली ये प्रशासन में भी मदद लाभकारी होगा। क्लियर है इमैनुअल कांट? कैटेगोरिकल इंपेरेटिव क्लियर है? यस सर। ठीक है। और एक ऑटोनॉमी का सिद्धांत उन्होंने दिया, एक ऑटोनॉमी भी होनी चाहिए, एक उन्होंने कंसेप्ट दिया डिओन्टोलॉजिकल एथिक्स का, और एक इन्होंने मैक्सिम्स ऑफ मोरालिटी की बात करी, इन्होंने नियम में एक सूत्र बताने की कोशिश करी है। फिर एक लास्ट में बात आती है परिणामवाद वाली, की बात होती है यूटिलिटेरियन। इसमें दो लोग इंपॉर्टेंट है, एक है जेएस मिल और एक है बेंथम। इसका बेसिकली सार है ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटर नंबर ऑफ पीपल। सबसे प्रैक्टिकल अप्रोच जो है एथिकल में जिसको माना जाता है वो कहता है परिणामवाद। परिणामवाद ये कहता है कि भाई आप कोई भी एक्शन लो तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं C1, C2, C3, ठीक है। उन कॉन्सिक्वेंसेस को आप क्या करोगे,
तराजू में तोलोगे, तो जो सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल लेके आएगी, वो क्या होगा एक्शन? वो एक्शन आपका क्या होगा? एथिकल होगा। क्लियर है? क्लियर है? ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल का मतलब समझ गए? हेलो, एम आई यस सर, ऑडिबल? यस सर, यस। ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट मतलब जितने ज्यादा लोग, सपोज करो 100 लोग हैं, 100 लोगों में सपोज करो मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, आप ट्रेन चला रहे हो यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे 2 ट्रैक हैं, यहाँ पे 5 लोग काम कर रहे हैं एक्सीडेंटल रूप से, 4-5 लोग, और यहाँ पे 1 लोग। आप ट्रेन चला रहे हो सपोज करो, तो आप क्या करोगे? और आप जिस ट्रैक पे, उस पे अभी तो 5 लोग हैं, और यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है कि यहाँ पे एक ही आदमी काम कर रहा है, तो और ट्रेन मतलब आप किसी भी तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे इन लोगों को कि ट्रेन आ रही है। अब ट्रेन मतलब एक्सीडेंट तो होना तय है, अब आप क्या करोगे? ये ए ऑप्शन है या बी ट्रैक है, क्या आप टर्न मारोगे? यस सर, ए ऑप्शन की तरफ। ए ऑप्शन की तरफ क्यों जाओगे आप? क्योंकि सर यहाँ एक ही आदमी की जान जाएगी, वहां अधिक ज्यादा लोगों की जान जाएगी। ठीक है, और और जब कोई इससे घटना घटना होना जब घटना होना तय है तो सर कम से कम हम नुकसान को करें। ठीक है, और कोई इसके खिलाफ कि मैं 1 और 5 दोनों के खिलाफ है, वो एक्शन तो गलत ही होगा। सर 5 आदमी, एक आदमी को बचाएंगे सर। है? एक आदमी को बचाना बचाना जरूरी है उसको, नहीं, एक क्योंकि आदमी को बचा, हाँ वो वो वीआईपी है, इंडिया का पीएम है, वो भारत का प्रधानमंत्री है। ये नहीं, ये चीज तो आपको दी नहीं गई ना केस स्टडी में, मैंने कब बोला वो वीआईपी है या वो है, ये तो आप अपनी तरफ से ले रहे हो। देखो, कांट कहेगा कि दोनों गलत है। कांट क्या कहेगा कि आपने क्या करा, 5 को 1 के सारे तोल दिया आपने, दोनों गलत आप कर रहे हो। कांट तो दोनों की तरफ से आपको गलत कहेगा इथिकल ह्यूमन एक्शन में। आपका काम ये है कि कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट ये कह रहा है कि चूंकि जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि 5 लोग हैं, वो ये कहेगा कि 5 परिवार उजड़ जाएंगे, 5 परिवारों की हैप्पीनेस जुड़ जाएगी, चूंकि और 1 परिवार की हैप्पीनेस जा रही है, चूंकि 5 परिवार की हैप्पीनेस ज्यादा होगी, 1 परिवार की हैप्पीनेस कम होगी, इसलिए मैं टर्न करके बी में ले लूंगा। कॉन्सिक्वेंशियली कहेगा कि मैं इधर चले आऊंगा। ये किसका आइडिया होता? बेंथम का। बेंथम बेंथम क्या कर रहा है? हैप्पीनेस को और प्लेजर को और पेन को कैसे तोलता है? क्वांटिटेटिव रूप से। अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम लाभ की अगर हम बात करें, तो मोरालिटी कहीं ना कहीं किसको ज्यादा प्रभावित कर रहा है, कितना प्रभावित कर रहा है। तो कितने की जब बात होती है तो हम बेंथम की बात करते हैं। बेंथम क्या कर रहा है? बिल्कुल ही हिडोनिस्टिक वे में प्लेजर और पेन को डिफाइन कर रहा है, मतलब केवल नंबर का गेम पे वो बात कर रहा है। केवल आप नंबर देखो, सिंपली आप मैथ्स करो, मैथ्स में आपको लग रहा है कि ज्यादा लोगों को फायदा हो रहा है, वो कृत्य कर दो, दैट विल बी एथिकल एक्शन, वो कार्य नैतिक रूप से ठीक होगा। मिल कहता है कि नहीं, थोड़ा सा ठहरो। मिल ये कहता है कि भाई आपको क्वालिटेटिव चीजें भी देखनी पड़ेगी, यानी गुणात्मक रूप से प्लेजर और पेन को भी देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता आपका 1 यूनिट ऑफ प्लेजर उसके 1 यूनिट ऑफ प्लेजर के बराबर है, या आपका 1 यूनिट ऑफ पेन और उसका यूनिट ऑफ पेन बराबर है, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बात करता हूँ डैम। डैम कंस्ट्रक्शंस में क्या हो रहा है, क्या होता है कि जो वहां के ट्राइबल्स हैं उनको विस्थापित किया जा रहा है, चूंकि वो 8% समुदाय है और 92% को फायदा हो रहा है। क्यों? क्योंकि बिजली आएगी, पानी आएगा, जो एंड सो। तो कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट इस अप्रोच को प्रमोट करेगा, ठीक है। लेकिन जेएस मिल क्या कह रहा है? जेएस मिल ये कह रहा है कि हमें आपको जेएस मिल ये कह रहा है कि इन लोगों के दुख दर्द को भी देखना चाहिए।
हम इस बात से इसको बस जस्टिफाइड करके उनको विस्थापित या ये नहीं कह सकते कल निकल जाना 92% को फायदा है, तो मेजोरिटी रूल हावी हो जाएगा। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र और मेजोरिटी में ये डिफरेंस है। आपको ये भी देखना पड़ेगा, उन लोगों के दुख दर्द को भी देखना पड़ेगा। तो उनको प्रॉपर कंपनसेशन की बात होती है, या फिर उनको जॉब की बात होती है, या फिर वहां पे जो भी विकास या फिर कोई फैक्ट्री अगर आ रही है तो उसमें पहले प्रारंभिक रूप से उनको रोजगार की वो दी जाती है कि प्रॉमिस दिया जाता है कि आपको रोजगार दिया जाएगा। ठीक है, तो ये होता है कि हमको उनको समझना पड़ेगा कि हम तो अपनी जगह पे बैठे हैं। आपको अपने घर से कोई निकाल दे, एक दिन आके कह दे कि सडनली आप 100 सालों से आपकी पीढ़ी रह रही है और आपको कहे कि ये घर टूटेगा, कर देगा, आप उसके पेन को समझो, आप उसके प्लेजर को समझो। वो पेन इक्विवेलेंट नहीं है आपके पेन के, क्योंकि आप तो अपने दिल्ली में बैठे हो, आपको तो इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक ह्यूमन एलिमेंट आना चाहिए, गुणात्मक रूप से उसकी विवेचना होनी चाहिए कि किस तरह का पेन हो रहा है, किस तरह का प्लेजर, फिर उसके बाद स्वॉट एनालिसिस होना चाहिए और फिर एथिकल कार्य होना चाहिए। तो बेंथम और मिल में एक ही डिफरेंस था, बेंथम केवल क्वांटिटेटिव रूप से बात करता था, मिल जो है वो क्वालिटेटिव रूप से भी बात करता है, यानी गुणात्मक रूप से विवेचना होनी चाहिए कि जो हम एथिकल कार्य कर रहे हैं वो सही है कि गलत है। प्लेजर और पेन एक तराजू में तोल के नहीं रख सकते, सबका प्लेजर सामान्य नहीं, सेम नहीं हो सकता, सबका यूनिट पेन नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल वो ये कह रहा है लाइफ को आप मनी से इक्वेट नहीं कर सकते कि दो लोग मर गए, इनको तो ये दे दो, पैसा दे दो, इनको तो एक्स ग्रेशिया दे दो, हो गया अपना काम, ऐसा नहीं। लाइफ सर को मनी से आप इक्वेट नहीं कर सकते। ठीक है, सिमिलरली उनके जो दुख, उनको जो होगा विस्थापित होने से, उस दुख को बहुत बड़ा है वो दुख, उसका कंपनसेशन आपको मानना पड़ेगा। उसका तरीके अलग अलग हो सकते हैं पर आप उसको मानो। ठीक है, तो इसलिए तो बेंथम अगर होता तो शायद रिहेबिलिटेशन पॉलिसी नहीं बनती। आप समझना मेरी बात को, बेंथम अगर पॉलिसी मेकिंग करता तो रिहेबिलिटेशन पे फोकस नहीं करता। वो ये कहता कि चूंकि यार तुम 4 लोग हो, 96 लोगों के घरों में बिजली आएगी, तुम हटो यहाँ से। ठीक है, और जस्टिफाइड, अगर नहीं हटेंगे तो मतलब पुलिस फोर्स का इस्तेमाल कर दिया जाएगा। मिल कहेगा कि ठहरो, इनके दर्द को समझो, चूंकि इनके दर्द को समझा गया, कार्य तो वही होना है, डैम तो वही बनना है, लेकिन उनके उनके कंसेंट लिया जाएगा। इसी का स्वरूप है आपका लैंड फॉरेस्ट राइट एक्ट हो गया, या फिर आपके हमारे सभी या फिर भूमि भूमि जो अधिग्रहण बिल आया था, अपना लैंड एक्ट आया था 2013 में, वो आ गया। तो इस तरह के जो एक्ट इसी सिद्धांत पे लाए गए हैं कि जो विस्थापित हो रहे हैं या जिनको सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, उनको उतना मुआवजा दे सके, उनको कंपनसेट, एटलीस्ट एक कंपनसेशन की तरफ हम जा सके। ठीक है, तो मिल थोड़ा क्वालिटेटिव कॉन्सिक्वेंशलिस्ट लेके आया और बेंथम बात करता था केवल क्वांटिटी। तो मॉरल एक्शन कहीं ना कहीं हमारे कॉन्सिक्वेंसेस पे लाई करते हैं। इमैनुअल कांट इसके विपरीत है, जो वो कहता है कि केवल ड्यूटी बेस्ड हमारा अप्रोच होनी चाहिए, और वो किंगडम ऑफ मोरल प्रिंसिपल, यूनिवर्सलिटी की बात करता है। ठीक है, तो अब इसके कई सारे आप उदाहरण लेके चल सकते हो, जैसे कि कंस्ट्रक्शन हो गया, डिफोरेस्ट्रेशन आपके हो गया, रिसोर्स यूटिलाइजेशन हो गया, जैसे क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन आपका हो गया, है ना, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन जैसा हो गया। आप कैसे उसको जस्टिफाई करेंगे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन को? भाई जो कर लिया जाता है वो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कैसे जस्टिफाई करेंगे? हम्म हम्म सर वैसे तो वो डिफरेंशियल जस्टिस का एक एग्जांपल हो गया ना, जैसे देखो उसमें क्या हो रहा है, मतलब कॉन्सिक्वेंशियल क्या होगा कि जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन में हम अलग तो मान रहे हैं कि ये जो रिच है उसको ज्यादा टैक्स दे रहे हैं, पर वो टैक्स का इस्तेमाल 70 to 80% जनता के वेलफेयर के लिए यूज हो रहा है। इट इज ब्रिंगिंग मैक्सिमम गुड टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। फॉर एग्जांपल 80 करोड़ जनता को राशन दिया जा रहा है, वो टैक्स पेयर मनी से दिया जा रहा है, पर चूंकि अगर आपसे माना जा रहा है वो उनके खाने के लिए है, उनकी मूलभूत सुविधाओं के लिए, तो वी आर ओके विद इट ना।
तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कहीं ना कहीं जायज हो गया इस बात से। इमैनुअल कांट के हिसाब से तो गलत हो गया अगर हम बात करें, लेकिन कॉन्सिक्वेंशनलिस्ट के हिसाब से ठीक हो गया। सर जो इलीगली गवर्नमेंट लैंड को इंक्रोच करके जो लोग बसते हैं तो उनको जब हटाया जाता है तो उसमें सर ये जो मतलब मील के अकॉर्डिंग की उनको ये उनके आप अरेंजमेंट करो या उनकी लाइवलीहुड के लिए, तो सर उसको हम कहाँ तक उचित ठहरा सकते हैं? जो इलीगल लोग रह रहे हैं, तो मतलब अगर गवर्नमेंट लैंड है और वहाँ कुछ अब अभी गवर्नमेंट ने इतने दिन ध्यान नहीं दिया, अब उनको प्रोजेक्ट के लिए वो लैंड चाहिए और वहाँ लोग जो रह रहे हैं वो पिछले 10 साल से रह रहे हैं, तो देखो वो तो जो जो इंक्रोचमेंट हुआ वो तो लीगल नहीं है, तो उनको हटाना है तो वहाँ उनके उनके दुखों के बारे में ध्यान थोड़ी रखा जा सकता है। देखो देखो वो तो फिर वही है कि अगर आपको ये फिर वो केस बाय केस पे वेरी करेगा, गवर्नमेंट लैंड में वो कितने साल से विस्थापित हैं, क्या उनकी स्थिति है, वो कैसे लोग आए, उसको कैसे पनपने दिया, अर्लियर ड्यू प्रोसेस को फॉलो, अगर ड्यू प्रोसेस फॉलो करके अगर उनको हटाते, उनका नेचुरल जस्टिस में वो कुछ भी अगर एविडेंस नहीं दे पा रहे तो फिर उनको तो हटाना चाहिए। ठीक है, ड्यू प्रोसेस होना चाहिए वहां पे, ड्यू प्रोसेस आपका लाभ होना चाहिए। मेन बात तो यह है कि जो आदिकाल से जो लोग रह रहे हैं या रिसोर्सेज पे जिनका हक है, उनको केवल इस बात से विस्थापित कर देना कि वो किसी को ज्यादा लाभकारी होगा सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, वो गलत है ना। ओके सर। मतलब वो, हाँ वो गलत है, ये है मेन। और उस पे ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल वाला कंसेप्ट भी नहीं है। इलीगल वाला जो कंस्ट्रक्शन वाला है वो, मतलब वो एक्ट की मोरालिटी उसमें नहीं है। मतलब आप यहाँ देखो कि जहाँ पे माइनॉरिटी वर्सेस मेजोरिटी वाला कहीं ना कहीं कंसेप्ट आता है, वहां पे कॉन्सिक्वेंशलिस्ट थोड़ी सी अप्रोच उस पे आ जाती है कि भाई कैसे होना चाहिए चीजों को लेकर। तो पॉजिटिव और नेगेटिव्स को देखेगी, प्लेजर और पेन को देखेगी, प्लेजर और पेन में भी क्वालिटेटिव एलिमेंट को देखेगी। प्लेजर ये नहीं है कि सिंपल एनिमलिस्टिक प्लेजर को फुल प्रूफ करने के लिए अगर है तो फिर वो गलत है। फॉर एग्जाम्पल, विस्थापित आप इसलिए कर रहे हो कि वहां पे आप वो बना रहे हो, रिजॉर्ट बना रहे हो केवल जहाँ बड़े लोग आएंगे, इस तरीके से आपका करने की कोशिश कर रहे नहीं हो सर, ये जिससे जैसे केवल। मतलब जैसे मतलब एक एग्जांपल देखा जाता है कि मतलब मोस्टली गांव में जो लैंड होती है उसको इंक्रोच करके रखते हैं। अभी कुछ प्रोजेक्ट आया है और उन्होंने देखा कि यहाँ एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाएंगे हम लोग, तो तो वो तो वहाँ गांव के लिए बनाया गया, मतलब गांव में रहने वाले लोगों के लिए बनाया गया है, लेकिन बाहर से हाँ गांव में कुछ लोग आए थे लेकिन वो भी वहीं रहने लग गए, गांव का ही पार्ट है, लेकिन उसमें उस केस में हम्म। अच्छा, उस केस में यार, उस केस में तो वही है कि फिर वही आप एनालिसिस करोगे कि भाई वो कब से आए हैं, पूरे आप केस बाय केस देखोगे, उनको हटाओ, फिर उनसे कंसेंसस बिल्डिंग होगी, तो उनको हटाना तो न्याय उचित ही रहेगा कि अल्टीमेटली अगर आपके पास प्रूफ है, अगर आप उस कुछ चीज को प्रूव कर पाए कि लैंड आपका है, उस लैंड पे इलीगल रूप से रह रहे हैं, क्योंकि इलीगल रोड़ना तो फिर वही बात है, फिर आप और तरीके से उनको कर सकते हो कि जैसे उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट का गलत किया है, ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अनुबंधन के खिलाफ हो गया, रूसो के खिलाफ हो गया, हॉब्स के खिलाफ हो गया, तो आप अन्य थिंकर्स का सहारा लेके उनको एथिकल वैसे, एथिक्स की खूबसूरती यही है कि हर केस स्टडी पे जरूरी नहीं कि कॉन्सिक्वेंशियल ही अप्रोच से अपन देखें। आप समझ रहे हो मेरी बात को? अगर आपको लग रहा है कि टिल्ट करके आपको उस फेवर में ले जाना है, तो आप उस थिंकर को कोट कर दो कि चूंकि आपने अपनी फ्री विल को कहीं ना कहीं छोड़ा, मतलब आपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में दे रखा है, तो आपको जो रूल ऑफ द लॉ है उसको तो फॉलो करना पड़ेगा। रूल ऑफ द लॉ को अगर आपको फॉलो करना है तो वो इंटेलेक्चुअली रूप से आपको, मतलब हर किसी का दायित्व भी है, कर्तव्य है, फिर इमैनुअल कांट भी आ जाएगा कि भाई करना चाहिए, ड्यूटी बेस्ड अप्रोच है कि लॉ ऑफ द लैंड को फॉलो करना तो ड्यूटी है। ठीक है, ठीक है, तो फिर वो हो जाएगा। अगर कानून गलत है, तो जैसे वो नमक का कानून तोड़ा था, वो कानून ही गलत था, तो उसके खिलाफ आप जा सकते हो। आप समझ रहे हो? दैट इज अ डिफरेंट थिंग। कानून के खिलाफ जा सकते हो अगर आपको लग रहा है कानून इज अनजस्ट, है ना, वो अलग चीज है। कानून अगर सही है, सब कुछ सही है और इलीगल रूप से वो रह रहा है, तो फिर आप तोड़ के होब्स का सहारा ले लो, रूसो का सहारा ले लो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का सहारा ले लो, इसको आप कंट्रोल कर सकते हो। ये है। फिर आप ये भी कह सकते हो कांट की भाई इलीगल, हर कोई इलीगल रहने लग जाएगा, समाज में सारी चीजें इलीगल हो जाएंगी, है ना। वो इलीगल अगर रह रहा है तो इसका वो भी इलीगल है। तो होता क्या है कि जैसे कोई भी एक केस स्टडी को हम एक होलिस्टिक पिक्चर में देखेंगे और उसका एथिकल जो मूल्यांकन होगा, नैतिकता रूप से जो मूल्यांकन करेंगे,
विभिन्न विभिन्न पैरामीटर्स पे करेंगे। हम पहले सोचेंगे वर्च्यू एथिक्स की बात कर लेंगे, हम यूटिलिटेरियंस की बात कर देंगे, इमैनुअल कांट की बात करेंगे, फिर हम राइट की बात करेंगे। एक होती है राइट बेस्ड अप्रोच, 5-6 अप्रोचेस हैं। फिर एक होगी आपकी कॉन्साइंस, मतलब अंतरात्मा की आवाज वाली एक अप्रोच हो गई। तो 5-6 अप्रोचेस में हम उसको खड़ा उतरेंगे, जहां भी हमारा फिट बैठेगा हम उस हिसाब से उसको आंसर में लिख आएंगे। ठीक है। ओके, तो अब अपन आज तो एंड करते हैं। ओके ओके, तो आज अपन ने 5-6 थिंकर से कर लिए। अब आपका मेन मकसद ये होना चाहिए इन सर एक चीजों को। क्वेरी है। हेलो हेलो, हाँ। सर पेपर 4 का शेड्यूल कब तक जारी होगा? पेपर 4 का यार मंडे से अपन कर देंगे, है ना। मंडे से हम कर देंगे। कल उसके बाद कल अपन है ना एक बार साइंस का सेशन लेंगे, फिर रोहित सर आपसे एक बार बात कर लेंगे उसके रिगार्डिंग, कि वो थोड़ा सा ब्रीफ कर देंगे आपको, है ना, सेशंस के थ्रू। कल अपन है ना डिले जो पिछले डिले हो रहा है, साइंस, डिले हो चुका काफी सर पेपर 4 का। आपकी आवाज क्लियर नहीं है, आप क्या कह रहे हैं? पेपर 4 का सर डिले हो रहा है काफी, पेंडिंग है। हाँ हाँ, नहीं वो समझ रहे हैं, वो थोड़ा सा यार एक इशू कुछ टीम सेटअप वगैरह में शायद आ रहा है, तो शायद वो भी एक इशू है। पर अभी कर लेंगे उसको, कवर अप करके कल तक आपको पॉजिटिवली बता देंगे, है ना। सर मेंटरशिप कॉल के लिए डाला था विश्वराज। मेंटरशिप कॉल के लिए डाल रखा है यार। एक्चुअली मेरे पास एक तो क्या है, टाइम का थोड़ा सा क्रंच रहता है, तो ये चक्कर है। पर मैं कर लूंगा कल आपसे, मैं एक बार कर लूंगा, जिस चीज का मेंटरशिप इशू है वो कल कर लेंगे। कल अपन ये भी डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, जो कॉपीज आई हैं जो अभी रह गया अपना डिस्कशन में, कि कॉपीज में बेसिकली क्या देखने को मिल रहा है, कि जो किस तरीके से चेकिंग हो रही है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो कल आधा एक घंटा शायद इस पर अपन बात कर लेंगे, कि कुछ एक कॉपीज जो सर मेंटरशिप कॉल के लिए कैसे डालते हैं सर? आवाज क्लियर नहीं है, क्या बोल रहे हैं आप? मेंटरशिप कॉल के लिए कैसे रिक्वेस्ट कैसे डालते हैं? आप एडमिन पे एक बार डाल देना, एडमिन पे। सो एडमिन पे हमको रिवर्ट कर देंगे, जिससे भी एक बार बात होगा, वो फ्री होते हैं उस हिसाब से, तो कर लेंगे। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। तो इस चीज आज आई होप आपको समझ में आएगा थोड़ा सा एथिकल अप्रोच के बारे में, 5-6 जो मैं थिंकर्स की बात करी। तो डेफिनेटली आप उसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से जोड़ जोड़ के लिखो। ये चीजें है ना, वैसे तो ठीक है अपने हिसाब से, इतना काम आपको आएंगी, लेकिन मेन अपन को वही है, एप्लीकेशन पार्ट हमेशा उस पर ज्यादा फोकस रखना। ठीक है।